हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग हमारा यूनिट 2 कवर अप कर रहे थे। यूनिट 2 जो है उसमें टॉपिक्स ऑफ लॉ उसका नाम है। उसमें हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के 3 पार्ट में वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में उसको हमने कवर अप किया था। इस वीडियो में हम हमारा एक नया लॉ पढ़ेंगे। वो लॉ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के लिए लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन क्लैट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स के अलावा थोड़ा सा हायर लेवल का भी कवर करेंगे, ज्यादा पे नहीं जाएंगे। फिर उसके लिए अलग से क्लासेस और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बाद में बना दी जाएगी कि अगर किसी को क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो वो इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख के और उन वीडियो को देखेगा तो उससे उसका काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसमें जो आपकी बुक्स में जो सारी चीजें दी गई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज आपको हमेशा समझना है कि जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो तभी बनते हैं जब हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। हमें इस वीडियो में हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर करने हैं सो दैट कभी भी हम हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो ये बेसिक्स की वजह से हमारी गाड़ी कहीं भी नहीं रुके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? जो पहले मेरा मन में सवाल आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो लॉ का मतलब हमें पता है, ऑफ तो चलो ठीक है पता ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमें इस चीज को समझना है। और जो दूसरा सवाल है वो है व्हाई डू वी नीड इट? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 पर्सन्स के बीच में होता है। मतलब कोई भी एक टास्क को लेके होता है कि भाई ये काम तू कर देगा या ये काम तू कर देना। ठीक है, उसका हम एक बकायदा पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर हम लीगल लैंग्वेज में समझे, अभी तो मैंने आपको एकदम सुपरफिशियल लेवल में बता दिया है, लेकिन अगर हम इसे लीगल टर्म्स में समझे तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वो चीज है जो राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन करता है किसी भी पार्टी की। ठीक है, हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वगैरह जब भी होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 कंप्यूटर के ऑर्डर किए हैं। ठीक है, मैंने 10 कंप्यूटर के ऑर्डर किए हैं राम को। ठीक, अब राम ने मुझे बोला है कि तुम 10 कंप्यूटर के मुझे रुपए दे दो, 50,000 रुपए। अपन 50,000 की कीमत समझते हैं। ठीक, तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं तुमको 10 कंप्यूटर दे दूंगा। मैंने उसको 50,000 रुपए दे दिए हैं। अब राम ने बोला है कि जब यूएस से कंप्यूटर आएंगे तब मैं तुम्हें कंप्यूटर दूंगा सिद्धार्थ, तुम 5 मिनट रुको। मतलब 5 नहीं, 5 दिन रुको तुम। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, इन 50,000 के बदले में तू मुझे 10 कंप्यूटर देगा। अभी कंप्यूटर यूएसए से शिप होके इंडिया में आएंगे, लेकिन वो जब भी आएंगे तब तू मुझे देगा। हमने एक डेट डिसाइड कर ली है कि बाय 15 सितंबर को क्या होगा, बाय 15 सितंबर को मुझे कंप्यूटर मिल जाएंगे। हमने सारी चीजें एक सिग्नेचर, एक पेपर फॉर्म में सब चीजें लिख ली गई हैं, सारी चीजें एकदम डिसाइड हो गई हैं कि मैंने उसको इतने रुपए दिए, बदले में उसने मुझे कंप्यूटर दिया। ये क्या हुआ? ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज आज के टाइम में हम देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम कहीं नौकरी भी करने चाहते हैं तो वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि हम इतना टाइम हम करेंगे आपके यहाँ से काम, और ये हमें पर्क्स एंड पैकेजेस है। ठीक है, आज की तारीख में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बहुत कॉमन टर्म है। क्लियर हुआ? इतनी चीज समझ में आई आपको? अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। वाई डू वी नीड इट? पहले इस पे बात कर लेते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत हमें इसलिए ही पड़ती है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर वाला बताया, उसी एग्जांपल को लो। सपोज करो मैंने 50,000 रुपए दे दिए और उसने मुझे कंप्यूटर नहीं दिया, तो कुछ होना तो चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी तो होनी चाहिए कि सामने वाला अगर वो काम नहीं करे और मैंने उस काम के लिए ऑलरेडी उसे पे कर दिया है तो कम से कम मैं सामने वाले के खिलाफ कोर्ट में तो जाऊं कम से कम। ठीक है, हमें इसलिए इसकी आवश्यकता हो गई। आज के अगर आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखें तो बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गवर्न हो रही है कि आप हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। मतलब कोई भी एम्प्लॉय वगैरह है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है तो वो उस कंपनी में कुछ अपनी सर्विसेज दे रहा है, कुछ काम कर रहा है, बदले में तुमको ये मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्चुअल है। अगर ये सारी चीजें रिटर्न नहीं होती तो आप सोचो कि कितना ज्यादा कियोस जैसी सिचुएशन हो जाती। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है। अब हम इसे पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी इन डिटरमाइनिंग द राइट्स, द ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी व्हेन दे एंटर इनटू अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
राइट्स, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज सारी चीजें बता देता है। ठीक है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें बता दी जाती है कि आपके ये अधिकार हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वही कंप्यूटर वाला एग्जांपल लेते हैं कि सिद्धार्थ ने ऑर्डर दिया कंप्यूटर का, किसको दिया? राम को दिया। ठीक, कितने रुपए दिए? मैंने रुपए दिए 50,000। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बदले में मुझे मिल रहे हैं कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर कब मिल रहे हैं? कंप्यूटर मिल रहे हैं फ्यूचर डेट पे। फ्यूचर डेट पे मुझे कंप्यूटर मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी राइट्स, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई है कि मुझे इतने रुपए देना है, उसके बाद में मुझे इतनी सारी चीजें मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें डिफाइन होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, फिर आपको और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आएगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तब आपको और ज्यादा ये चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज जो समझनी है वो थोड़ी सी जो आपके बुक में नहीं है, और अब आपको लॉ का इतना नॉलेज हो गया है कि हमें उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। या तो आपने उसके बारे में पहले बात की है या पहले कहीं उसे समझा है, तो भी हम उसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दो चीजों में उसमें हमने लॉ को डिवाइड करके रखा है। पहला होता है बेसिकली क्रिमिनल, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सिविल। ठीक है, दूसरा होता है सिविल। क्रिमिनल और सिविल, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब ये डिफरेंस में है क्या? क्रिमिनल और सिविल का थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं कि यहाँ पे है क्या। बेसिकली क्रिमिनल उन चीजों के बारे में बताया जाता है जहां कोई क्राइम घटा हो। मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया हो, कहीं रेप की घटना घटी हो। ठीक है, सो ये सारी चीज क्या हो गई? ये सारी चीजें क्रिमिनल हो गई। और सिविल जो होता है ना, ये जो सिविल वाली जो चीज होती है ना, ये इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। लाइक प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद हुआ तो वो दो भाई भाई के बीच में है। मैरिज में अगर कोई डिवोर्स वगैरह की बात है तो वो दो लोगों के बीच में है। लेकिन जो क्राइम है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपको इस चीज को समझना और ये आपको आगे बहुत दूर तक हेल्प करेगा। जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, जब भी क्राइम होता है, आप सिर्फ क्राइम के बारे में समझो, जो क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है। ठीक है, ये जो क्राइम हो रहा है ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है। इसको मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है? इस पे थोड़ा सा गौर करो। मान लो कि आपने कई बार रेप की घटनाएं सुनी होगी कि वहां पे उस जगह पे रेप हुआ। ठीक है, तो रेप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर गर्ल के साथ में हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। आप नहीं देखते हो कि लोगों के अंदर कितनी दहशत, मतलब लोग कितने एकदम वैसे हो जाते हैं कि नहीं हमें बदला चाहिए, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि कितना गलत हुआ। बाकायदा न्यूज़पेपर में भी उस चीज़ को रिपोर्ट की जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी उस चीज़ को बाकायदा पूरा रिपोर्ट किया जाता है। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। वो एक इंडिविजुअल के ले रहा है, लेकिन उस क्राइम से पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर किसी का खून वगैरह हो जाता है तो आपने घर पे ऐसे नहीं देखा है कि आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ भी चीजें होती हैं तो आपके पेरेंट्स थोड़ा सा कई बार डरे हुए रहते हैं। ठीक है, कि ध्यान से जाना, कोई चॉकलेट दे तो चॉकलेट मत खा लेना, किसी अनजान से बात मत करना। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो वहां पे पूरी सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे नहीं। इंडिविजुअल पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन पूरी सोसाइटी पे इंफ्लुएंस पड़ रहा है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब लेकिन जब हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल में मैंने क्या बताया, सिविल में चीजें आती है लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यहां पे आ गया, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यहां पे आ गया। या फिर हम डाइवोर्स ले लो, यहां पे मियां बीवी के बीच में तलाक हो रहा है, डाइवोर्स ले लो। क्या डाइवोर्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से सोसाइटी में दहशत फैलती है? नहीं, इतना किसी को इंटरेस्ट नहीं है। दो भाई लड़ रहे हैं, आपको भी इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या बोलते हैं, लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए, बस ये होता है। क्या पूरी सोसाइटी में उसका कोई इंपैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। दो मियां बीबी में तलाक हो रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ता है? कुछ नहीं। जो परिवार में जो इंपैक्ट है बस वही है। ऐसे सोसाइटी एट अ लार्ज इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या जो घटना, जो रेप के टाइम पे जो हम चीजें देखते हैं, जब पूरी सोसाइटी में जैसे माहौल हो जाता है, क्या वो डाइवोर्स के टाइम पे होता है?
नहीं होता है। जब किसी इंसान का खून होता है, मर्डर होता है, तब जो सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ता है, तब क्या वो डिवोर्स के टाइम पे होता है? नहीं होता है। तो जो सिविल लॉज जो होते हैं, ये सिविल लॉज दो इंडिविजुअल्स, ये दो या दो से मतलब 2 3 4 मतलब इन इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉज हैं वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो पूरे स्टेट को मतलब पूरी सोसाइटी को, सबको वहां पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझ में आई। अब यहां पे एक चीज और आपको समझनी है कि क्रिमिनल लॉज में दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज मतलब जब भी केस होता है तो दो लोग रहते हैं। एक तो जिसने मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, तो दो भाई के बीच में मान लो डिस्प्यूट हो, तो एक इंसान ये और दूसरा इंसान ये, ठीक है, दो लोगों के बीच में केस होता है। ठीक है, इन दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है। ठीक, तो वही अगर हम क्रिमिनल में देखें तो क्रिमिनल में भी फॉर एग्जांपल ये इंसान क्रिमिनल है, ये है पर्सन ए, और इसने क्या किया है, इसने इस पर्सन बी का मर्डर किया है। ठीक है, तो यहां पे भी होने को दो पार्टी है, लेकिन हम यहां पे बी की जगह किसको मानते हैं? बी की जगह हम मानते हैं कि जो ए ने जो क्राइम किया है, ए ने जो क्राइम किया है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया है, क्योंकि इससे पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है। ए ने जो क्राइम किया है वो स्टेट के अगेंस्ट किया है। वो किसके अगेंस्ट किया है? वो स्टेट के अगेंस्ट किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। अभी जरा थोड़ी सी देर के लिए सिविल को भूलो, ठीक, क्रिमिनल को समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्रिमिनल और सिविल का क्रिमिनल और सिविल में अभी यहाँ पे क्यों डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको डिस्कस करना ही है, फिर उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, हम लेते हैं क्राइम वाला, ठीक है, क्रिमिनल वाला लेते हैं। यहां ड्राइंग पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। ये जो पर्सन ए है, या ऐसा समझो ये जो पर्सन ए है इसने मर्डर किया है बी का, ठीक है, इसने मर्डर किया है बी का। तो जब इसका मर्डर हुआ, जब बी का मर्डर हुआ, तो पूरी सोसाइटी में क्या हुआ? पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में क्या हुआ? एक तरीके से हम देखते हैं अनस्टेबिलिटी हुई। पूरे लोग कहने लग गए कि नहीं ये गलत हुआ, कहीं ना कहीं डर बैठ गया। लोग अपने बच्चे को लेके डर के माहौल में कि नहीं भैया गलत हुआ है। सब अपने बच्चे से बोलने लग गए कि नहीं इसे अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहिए, ये देख ये दोनों दोस्त थे लेकिन इस दोस्त ने इसको मार दिया, तो तेरे दोस्त अच्छे से बनाना। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल, जो जब क्राइम घटता है तब पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो क्राइम हो रहा है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, वो जो क्राइम हो रहा है वो पूरे स्टेट, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। वो स्टेट या पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस क्राइम से, जो क्राइम ए ने किया है उससे बी का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन पूरी सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ा है। तो जो क्राइम जो ए ने किया है वो क्राइम ए ने पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट उसने क्राइम किया है। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? अब यहां पे आप समझो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्लास 11th में। क्लास 11th में जो चैप्टर 1 है जिसमें कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड नेशन है, उसमें थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्टेट, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने सारे राइट्स किसको दे देते हैं? वो अपने सारे राइट्स दे देते हैं स्टेट को, वो अपने सारे राइट्स दे देते हैं सरकार को। और यहाँ पे स्टेट का क्या रोल होता है? स्टेट का रोल होता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, है ना। स्टेट का रोल क्या है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखना, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है। स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल। आप खुद सोचो आज के तारीख में जो सरकार है, सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि हमने सरकार को चुना है, ठीक है, हमने सरकार को कॉन्सेंट दिया, हमने सरकार को वोट दिया है कि आप पावर में आओ,
डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप हमारी लाइफ वगैरह को सबको प्रोटेक्ट करके रखो, है ना। ये काम होता है, ये स्टेट का काम होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा था कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी सारी राइट्स वो किसको देते हैं, वो सारी राइट्स स्टेट को देते हैं, सरकार को देते हैं वो सारी राइट्स। और सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखना। यही हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा। अब यहां पे क्या हुआ है, अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे जो चीज हुई है उसमें यह हुआ है कि ये जो इंसान है ए, इसने क्राइम किया है बी के अगेंस्ट क्राइम किया है, ठीक है, बी के अगेंस्ट क्राइम किया है, मर्डर, रेप, कोई भी क्राइम हुआ है, मर्डर, रेप वगैरह कुछ भी हुआ है। सो ए ने जो क्राइम किया है वो बी के अगेंस्ट तो किया है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये क्राइम जो हुआ है ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, क्योंकि इस क्राइम से सबको इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार का क्या रोल है, सरकार का रोल है कि ये जो पूरी सोसाइटी के, यहाँ पे सरकार क्यों पार्टी, यहाँ पे सोसाइटी क्यों पार्टी है दूसरी, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम हुआ है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। और हमने गवर्नमेंट को क्यों चुना था, हमने गवर्नमेंट को इसलिए चुना था कि वो इस सोसाइटी को, वो इस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके रख सके, है ना, जो कि वो नहीं रख पाई है, इसलिए ये क्राइम हुआ है। तो इसलिए जब भी क्रिमिनल ऑफेंस कुछ भी होता है, जब भी क्रिमिनल रिलेटेड चीज होती है, तो एक साइड तो ये होता है और दूसरी साइड हमेशा समाज, दूसरी साइड हमेशा स्टेट होता है, आपने हमेशा वर्सेस स्टेट, ठीक है, दूसरी साइड जो होती है वो हमेशा स्टेट होता है कि इसने जो क्राइम किया है, ए ने जो रेप किया है, वो रेप एक किसी लड़की के साथ में नहीं, उसने पूरी समाज के साथ में किया है, क्योंकि उसका पूरा इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ा है, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज है, ये चीज समझ में आई। अब हम वापस चलते हैं कहां पे, सिविल और क्रिमिनल पे। क्रिमिनल आपको हो गया है क्लियर, ठीक है, क्रिमिनल आपको हो गया है क्लियर। और अब हम समझते हैं सिविल। अब सिविल में क्या है, सिविल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल में दो भाई भाई लड़ रहे हैं, क्या पूरी सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। दो मियाँ बीबी के बीच में तलाक हो रहा, इंपैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। तो सिविल में सिविल लॉज जो होते हैं, जो हम बोलते हैं कि जो सिविल रॉन्ग्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें जो बुरी होती है उसमें यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसको क्या मिलती है, उसको सजा मिलती है, उसको जेल में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल उसको रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, उसको सजा मिलती है। लेकिन अगर सिविल में कोई डिस्प्यूट हुआ है, मान लो दो भाई भाई के बीच में लड़ाई है, ठीक है, अब दो भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, खूब से खूब ये होगा, मान लो ए ने, ये एक भाई है ए, और दूसरा वाला जो इंसान है वो है बी, और ए ने क्या किया है, ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। अब केस चलेगा कोर्ट में, तो खूब से खूब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि ए बी को तुम कंपनसेशन दो, एक तो इतने साल तक जो तुमने उसकी प्रॉपर्टी पे, मतलब प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके रखा था उसका कंपनसेशन दो, साथ ही साथ जो बी के रुपए लगे उसके रुपए दो, साथ ही साथ उसको प्रॉपर्टी वापस दो। तो खूब से खूब क्या होगा, ए सिर्फ भरपाई कर पाएगा, ए से कोर्ट सिर्फ बोलेगा कि तुम भरपाई करो। ऐसा जैसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी फांसी की सजा दे दी और जेल में बैठा दिया, नहीं। यहाँ पे सिविल में क्या होगा, सिविल में सिर्फ कंपनसेशन की, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई। डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स में सिर्फ ये बोला जाता है कि मतलब जो भी रहता मियाँ बीबी में कि आप उन्हें कॉम्पनसेशंस वगैरह देंगे अपनी वाइफ को, ठीक है। अब लेकिन अब आप बोलोगे कि सर डाइवोर्स में तो कई बार आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, ये हो जाता है, उसका पूरा बात सुनो। तो उस डाइवोर्स में कहीं ना कहीं क्रिमिनल एंगल भी होता है। क्रिमिनल एंगल कैसा, कि उसने उस महिला के साथ में कुछ गलत किया हो, तब वहां पे सिविल के साथ साथ क्रिमिनल वाली चीज भी आ जाती है। तो लॉ को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि ये सिविल का, ये क्रिमिनल का, ये कई बार दोनों मिक्सअप भी होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। फिलहाल आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। जो क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, और सिविल लॉज जो होते हैं वो हमेशा जो सिविल, इसमें जो हम जितनी भी समस्या होती है वो इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, यहाँ पे पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपने देखा होगा आपकी बुक्स वगैरह में, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो जो दो चीज लिखी होगी, एक होगा सिविल रॉन्ग, क्या होगा, सिविल
रॉन्ग। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी ऑफेंस, दूसरी चीज होगी ऑफेंस। तो यहां पे जो क्रिमिनल लॉज में जो गुनेगार, क्रिमिनल लॉज में जब घटना घट रही है और जो सारी चीजें हो रही है उसको हम ऑफेंस बोलते हैं। लेकिन सिविल में हम क्या बोलते हैं, सिविल में ऑफेंस नहीं बोलते हैं, सिविल में सिविल रॉन्ग बोला जाता है उसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटा मोटा केस होता है जो कि आपस में दो इंडिविजुअल सुलझा लेते हैं कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट उनसे खूब से खूब कंपनसेशन भरवाता है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा होगा नहीं वहां पे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम होता है तो क्रिमिनल में हमेशा ऑफेंस वर्ड यूज किया जाएगा और सिविल में हमेशा सिविल रॉन्ग शब्द यूज किया जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं अपनी वाली। आप बोलेंगे कि सर आपने इतनी लंबी पंचायत यहाँ पे की है, ये क्यों की है, इतना सिविल क्रिमिनल का डिफरेंस क्यों बताया है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो सिविल नेचर का है। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं वो किसके नेचर का है, वो सिविल नेचर का है, वो सिविल लॉ है। ठीक है, क्लियर है। अब वो सिविल लॉ है इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्रिमिनल और यहाँ पे सिविल लॉज में क्या डिफरेंस है। सो अब आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या है और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्ट्रैक्ट, ये दो क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं और वो सिविल वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, सिविल और क्रिमिनल वाला। ठीक है, सो ये चीजें डिस्कस हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये गवर्न कैसे होते हैं। लाइक अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से वो चीजें गवर्न हो रही है। तो वैसे ही जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्न कैसे हो रहे हैं उस एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। The Indian Contract Act is the law governing the contracts in India. The Indian Contract Act 1872 is also known as ICA. ठीक है, so Indian Contract Act जो है, Indian Contract Act that is 1872, जिसको कि हम ICA भी बोलते हैं, उसके द्वारा इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, सो आपको बेसिक्स तो यहाँ पे समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने कई बार अपने बुक की पहले पैराग्राफ में देखा होगा कि उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया है, और में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कहीं कहीं ये दोनों वर्ड जो होते हैं ना वो इंटरचेंजेबली यूज होते भी है। आपने भी सुना होगा कहीं जगह कई बार एग्रीमेंट बोल देते हैं लेकिन वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोल देते हैं एग्रीमेंट। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस को भी हम समझते हैं। ठीक है, ऑल्दो उनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बट दे हैव अ डिफरेंस। ठीक, इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पे बोला गया है, इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? इस स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो हैं ही, लेकिन जितने एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई मैथ्स का हम लोग थ्योरम वगैरह या कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं, आप उसके जैसा बता रहे हो कि जो सर के ऊपर से बाउंस करके जा रहा है। बिल्कुल बाउंस करके नहीं जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, विद इन 3 मिनट्स आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी। जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होते हैं, एनफोर्सिएबल इन लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताता हूं, देखो एग्रीमेंट जो होते हैं ना, एग्रीमेंट इज ए सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो कोर्ट में हम एनफोर्सिएबल करवा सकते हैं। एग्रीमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आज रात को आप मेरे घर पे डिनर पे आना, शाम 7 बजे, रात के 10 बजे या रात के 9 बजे डिनर पे आना आप मेरे घर। ठीक है, सो ये हम, और आपने बोला कि हाँ ठीक है भाई मैं तेरे घर पे खाना खाने आऊंगा रात के 9 बजे। ठीक, दोनों के बीच में चीजें सेटल हो गई, हम दोनों अग्री कर गए इस बात पे कि आज शाम को, आज रात में मेरे यहाँ डिनर है। ठीक है, लेकिन क्या बाद में मैं उसको फोन करके बोलूं, मान लो हमने सुबह बात की और शाम को मैंने फोन करके बोला उसको कि भाई यार मत आना खाने पे, आज खाना पे मत आना, कोई इशू हो गया है मेरे घर पे, आज तो खाने पे मत आना। ठीक है, मैं खुद घर पे नहीं हूं, मुझे भी बाहर जाना पड़ रहा है।
इस मामले में क्या सामने वाला इंसान कोर्ट में जा सकता है कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट अब फुलफिल नहीं हो पा रहा है? नहीं। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट वाले भी बोलेंगे, मतलब हंसी आ जाएगी वहां पे, ठीक है। इसके लिए वो नहीं जा सकता ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल है, जो कि कोर्ट्स में हम एनफोर्स करवा सकते हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो एक इनिशियल स्टेज होता है। एग्रीमेंट तो ये है कि दो लोग आपस में कोई चीज के लिए, ठीक है, हाँ हाँ भर दी। एग्रीमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, लेकिन वो प्रॉमिस जिसके ऊपर लॉ की बाइंडिंग हो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखो, एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, ठीक है, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है, ये समझ में आ गया। एन एग्रीमेंट में बी इलीगल और लीगल। अब जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल और इलीगल दोनों होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो मैंने एक इंसान से बोला है कि मुझे ड्रग्स की स्मगलिंग में, ठीक है, ड्रग्स की स्मगलिंग में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, इसे सीरियस में तो जाना। मैंने एक इंसान से बोला है, मतलब मैं एक इंसान के साथ में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा हूं, ठीक। अब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैंने उसको कुछ रुपए दिए और मैंने उससे बोला कि तुम मुझे इतने ड्रग्स सप्लाई कर देना। अब ये हमारे बीच में क्या हुआ? हमारे बीच में ये हो गया है एग्रीमेंट। मान लो उसने मेरे से रुपए ले लिए, लेकिन उसने मुझे ड्रग्स नहीं दिए, तो क्या मैं कोर्ट में जाऊंगा? कोर्ट में जाऊंगा तो पहले कोर्ट मुझे पकड़ के अंदर करेगी, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट क्या था? ये वाला जो एग्रीमेंट था ये इलीगल एग्रीमेंट था। ये वाला जो मैंने एग्रीमेंट किया है ये इलीगल एग्रीमेंट है ना। मैंने सामने वाले से बोला कि भाई मुझे इतना इतना ड्रग्स चाहिए, मैं तुझे रुपए दे रहा हूं। मैंने रुपए दे दिए उसको, उसने बोला कि 2 दिन बाद में तुझे दे दूंगा, अभी माल नहीं आया है, माल बाद में आएगा, ठीक है, मैं तुझे 2 दिन बाद में दे दूंगा। सो ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये एग्रीमेंट जो था ये इलीगल एग्रीमेंट था। और मैं क्या इस एग्रीमेंट को कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकता हूं कि हमारे बीच में ड्रग्स स्मगलिंग का एग्रीमेंट हुआ था और अब मैंने इसको रुपए भी दे दिए हैं 5-6 लाख रुपए, लेकिन अब ये मुझे ड्रग्स नहीं दे रहा है? कोर्ट में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट है ये इलीगल है। तो जिस एग्रीमेंट पे लॉ आ जाता है, जो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू बाइंडिंग होता है, जो एग्रीमेंट लॉ को एनफोर्स करवा देता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल और इलीगल दोनों होता है, ठीक है। एग्रीमेंट तो जैसे मैंने आपको लीगल वाला एग्जाम्पल बता दिया, घर पे खाने वाला, वो लीगल ही है ना, मतलब एक तरीके से। और इलीगल क्या हुआ? ये स्मगलिंग वाला बताया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगल ही होते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब हम लिखेंगे तो कोई इलीगल चीजें लिखेंगे क्या? और इलीगल चीज क्या मैं कोर्ट में इन्फोर्स करवाऊंगा? जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लीगल ही होंगे, लेकिन एग्रीमेंट इलीगल और लीगल दोनों हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब हम इसमें देखते हैं। एग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया लाइक कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, free consent between the parties, lawful object, and not expressively declared void by law in order to qualify as a contract. अब इन्होंने क्या बताया कि एग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया नेसेसरी होते हैं। पहला बताया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि कुछ भी, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने एक किसी इंसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ प्रॉपर्टी का रिलेटेड, तो मैंने उसको रुपए दिए, ठीक है, तो मैं उसको क्या दे रहा हूं? कुछ दे रहा हूं। और जब भी हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं किसी के बदले में, तो कंसिडरेशन हुआ। मैंने उसको रुपए दिए और बदले में उसने मुझे प्रॉपर्टी दी, तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों साइड में चल रहा है ना। मैंने उसे रुपए दिए तो उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे दे दी प्रॉपर्टी। साथ ही साथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर की एज की होनी चाहिए, उससे कम की एज की नहीं होनी चाहिए। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, दोनों की रजामंदी से चीजें हो रही है तो होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो भी चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए, लाइक स्मगलिंग वाला बताया। एंड नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। और कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको लॉ मना कर रहा हो, वो चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जब सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब हम बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है ये बना है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक। समझ में आया? नहीं भी आया हो तो थोड़ा सा आप लोग और पेशेंस रखो। इस पूरे लेक्चर में जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये मैं चीज बताते रहूंगा कि क्या एग्रीमेंट और क्या कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है, क्योंकि बार बार ये चीजें आती रहेंगी। क्लियर है? तो अब वापस इस स्टेटमेंट पे जाते हैं। इस स्टेटमेंट को हम फिर से देखते हैं।
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, मेरे और एक सामने वाले इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें एग्रीमेंट है, हम दोनों अग्री हुए हैं तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें एग्रीमेंट तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने स्मगलिंग वाला दिया कि दो लोगों ने अग्रीमेंट किया, लेकिन क्या वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा इसको 1 मिनट पढ़ोगे ना, थोड़ा सा शांति से लेके 1 मिनट सांस लो गहरी और इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है। अब हम इसको एक केस के माध्यम से समझते हैं। केस के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ केस। बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर का एक केस है। यहां पे वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ वाज इन क्वेश्चन। Went to an England, wife fell ill, doctor advised her to complete bed rest। अब देखो यहाँ पे एक वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस है। तो जो भी मैंने आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन केस। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस केस के माध्यम से आपको और सारी चीजों में क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर में क्या बताया गया है कि दो मियाँ बीबी थे, दोनों को मतलब पति को छुट्टी मिली थी तो वो दोनों घूमने गए। वो दोनों घूमने कहाँ गए? वो दोनों घूमने गए इंग्लैंड। अब जब वो इंग्लैंड गए तो क्या होता है, वाइफ की तबीयत हो जाती है खराब। अब जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि वाइफ को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, आप कहीं भी जाइए मत, आप कंप्लीट आराम कीजिए, बेड रेस्ट कीजिए, ठीक है भैया। पत्नी की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी थी, दोनों कहीं नहीं गए। लेकिन इस बीच में अब जो पति था उसकी छुट्टी तो कम समय की थी ना, 8-10 दिन की छुट्टी थी, ज्यादा टाइम की कहाँ छुट्टी थी। इस बीच में अब उसका ऑफिस ओपन हो जाता है, उसे वापस अपने ऑफिस जाना होता है। तो जब हस्बैंड कहाँ पे चले जाता है, हस्बैंड वापस सिलोन चले जाता है जहां पे उसकी नौकरी होती है, वो वापस सिलोन चला जाता है और वो अपनी वाइफ से बोलता है कि देखो तुमको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट की बोला है, तो तुम एक काम करो, तुम इंग्लैंड में ही रुको, मैं सिलोन जाता हूं, मैं ऑफिस का काम करता हूं, अभी तुमको वहां जाना सही नहीं है, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, ट्रैवलिंग करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इतने में ठीक भी हो जाओगी। और एक काम करेंगे, मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड रुपए भेजूंगा, सो दैट तुम्हारा डॉक्टर वगैरह और जो भी तुम्हारा खर्चा होगा वो इससे तुम निपटा लेना, ठीक है भैया। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। वाइफ इंग्लैंड में रुक गई और जो हस्बैंड था वो सिलोन चले गया काम करने। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो दूरियां हुई तो ये हुआ कि जो पति है उसने 30 पाउंड रुपीज भेजना बंद कर दिए। वाइफ गई कोर्ट में, वाइफ ने कोर्ट में बात कही कि हमारी तो ये बात हुई थी कि ये मुझे 30 पाउंड देगा, और ये जो पूरी चीजें बताई कि हम घूमने गए थे लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं वहीं रुक गई, तो हस्बैंड को वापस कहाँ जाना था, नौकरी पे जाना था, तो वो चले गया और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें दे दूंगा 30 पाउंड। कुछ महीने तक दिए, अब नहीं दे रहा है। तो कोर्ट में बोला गया कि इसको हम आपके पति के माध्यम से हम इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? ऐसा बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था आप दोनों के बीच में, ये जो चीजें थी ये एग्रीमेंट थी, ये आप दोनों इस चीज पे अग्री हुए थे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डाइवोर्स होता है, अगर ये डाइवोर्स हो जाता और फिर आपके कॉम्पनसेशन के तौर पे 30 पाउंड्स की बात होती तो हम इसे एनफोर्स करवा लेते। अभी तो जो चीजें हो रही थी ये तो आउट ऑफ लव हो रही थी, आप दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार था, आउट ऑफ लव आप दोनों ने ये डिसाइड किया है। अब आप इसको एनफोर्स थोड़ा ना करवा सकते हो कोर्ट में। अगर आपका तलाक वगैरह हो जाता तो बाय लॉ ही बोलता है कि पति को इतने रुपए देना है, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर बाइंडिंग होता, तब होता वो कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी ये एग्रीमेंट है, ठीक है। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई चीज मतलब शादी से पहले मान लो कोई चीज हो रही है, इसको ऐसा समझो कि आप लोग गए, गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया आपने, ठीक है, और आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा बोला कि मैं तुझे हर सैटरडे एक डेयरी मिल्क ला के दूंगा। अब आपने डेयरी मिल्क नहीं दी एक आज सैटरडे को, ठीक है, आपको मतलब अब नहीं, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे क्लैट निकालना है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपने उसको डेयरी मिल्क नहीं दी।
अब कल को आपकी गर्लफ्रेंड इस चीज को लेके कहीं कोर्ट वोट में नहीं जा सकती कि हमारे बीच में देखो इसने तो मुझे डेयरी मिल्क बोला था कि एक डेयरी मिल्क देगा, तो अब इसने मुझे डेयरी मिल्क नहीं दी, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती उस चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट था, आप दोनों सिर्फ अग्री हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको लॉ एनफोर्स नहीं करवा रहा है। अगर यहाँ पे दो लोगों की शादी हो जाती और फिर डाइवोर्स होता तो यहाँ पे क्या होता, लॉ कंपनसेट करवाता कि भैया रुपए दो, लेकिन अभी ये एग्रीमेंट स्टेज पे है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक बार कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट शो दैट एग्रीमेंट्स दैट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस आर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स। कोर्ट के अगर हम इस डिसीजन में देखें, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर में देखें कि वो एग्रीमेंट्स जहां की कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हो वही कॉन्ट्रैक्ट में बनेंगे। वो एग्रीमेंट तो हो जाता है, एग्रीमेंट तो दो लोग एग्री हो गए, लेकिन इस एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ रही है, अगर कहीं लॉ वाला पार्ट जुड़ रहा है, तभी क्या बनेगा, तभी ये चीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, नहीं तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी और एग्रीमेंट को तुम एनफोर्स नहीं करवा पाओगे। ठीक है, ये चीज यहां पे आपको समझ में आ गई है। ठीक, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे बताया गया है द मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके बुक में भी कई बार ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज्ड हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि आपने डे टू डे लाइफ में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों टर्म्स को आप हमेशा मतलब इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आप लोग अभी तक भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही बुक्स वगैरह में भी इंटरचेंजेबली यूज्ड हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डिस्क्लेमर आपको दे दिया है, बट देयर इज अ डिफरेंस, और डिफरेंस आप लोग समझ गए हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें होना चाहिए कि जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला है ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, पहले ऑफर होगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट, देन कंसिडरेशन, देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडीज, इम्पॉसिबिलिटीज। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो एकदम पढ़ दिया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडी, इम्पॉसिबिलिटीज, इन सबको इस पूरे वीडियोस में और नेक्स्ट वीडियोस में, जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसे कवर अप करेंगे, तो हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडीज, इम्पॉसिबिलिटीज। एक एक करके हम ये सारी चीजें समझेंगे, और इन सारी चीजों से मिलके ही आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बना है। सो हम इन सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है, तो हम ऑफर और एक्सेप्टेंस की यहाँ पे अब समझते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर इज अ फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कैसे, कि अगर मुझे किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले मैं उसे ऑफर करूंगा ना कोई चीज। मान लो कि मैं मैग्नेट बेंच में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट बेंच में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैग्नेट बेंच में मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे कंपनी में बोला कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, पहला स्टेप ये हुआ है कि वो ऑफर कर रहे हैं कि आप पढ़ाओ। आप अपने टीचर को देखते हो, ठीक है, आपको आपके स्कूल में जो लीगल स्टडीज या आपके कोचिंग्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो जो आपके टीचर हैं, वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पहले उनको ऑफर दिया। ठीक है, वो आए, उन्होंने सब बढ़िया डेमो वेमो दिया, सारी चीजें डेमो वगैरह दी, फिर उन्होंने बोला सामने से कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, डन हो, आप ज्वाइनिंग ले लो। तो पहले उन्होंने ऑफर किया कि आप ज्वाइनिंग ले लो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सबसे पहला यही होता है कि वो एक ऑफर कर रहे हैं, फिर वो सामने वाले इंसान के ऊपर है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। लेकिन पहला स्टेप क्या हुआ है, पहला स्टेप ये हुआ है कि सामने वाले इंसान को ऑफर किया गया, लाइक मुझे ऑफर किया गया है कि आप पढ़ा दो लीगल स्टडीज। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ मेरे कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक, नाउ व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things। ठीक है,
ऑफर वही है कि एक इंसान दूसरे पर्सन को उसकी विलिंगनेस बताता है कि तुमको ये काम करना है सिद्धार्थ, आपको लीगल स्टडीज पढ़ाना है यहाँ पे, वो उन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई है। अब नाउ इट्स मी कि मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या उस ऑफर को रिजेक्ट करूं। ठीक, अब यहाँ पे टर्म्स, लाइक जैसे हमने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोग टर्म्स वगैरह देख रहे थे, सो यहाँ पे हमको टर्म्स वगैरह देखना है, ऑफरर और ऑफरी। ठीक है, अब ऑफरर कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल, एक वो इंसान जो ऑफर और प्रपोजल दे रहा है सामने वाले को। ठीक है, ऑफरर, एंड टू होम द ऑफर इज मेड इज ऑफरी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑफर दिया किसी को, लाइक आप आपकी स्कूल का एग्जांपल लो, मेरे वाले एग्जांपल से आप समझ नहीं पाओगे। आप आपकी स्कूल में ऑफर लो कि प्रिंसिपल ने आपके टीचर को ऑफर दिया कि आप क्या करो, आप हमारी स्कूल में पढ़ा लीजिए। तो आपके प्रिंसिपल हो गए ऑफरर, क्योंकि वो ऑफर दे रहे हैं, और आपके टीचर जो ऑफर एक्सेप्ट, मतलब जिसको ऑफर दिया गया है, ठीक है, जिसको ऑफर दिया गया है, वो टीचर क्या हो गई? वो टीचर हो गई ऑफरी, क्योंकि उनके पास में ऑफर दे दिया गया है कि क्या मैडम या क्या सर आप हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहोगे। तो प्रिंसिपल हो गए ऑफरर और जो टीचर हो गए वो हो गई ऑफरी। ठीक है, चीज क्लियर हुई? ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, सिंपल है यहां पे। अब एन एसेंट और कॉन्सेंट गिवन टू एन ऑफर बाय ऑफरी इज नोन एज एक्सेप्टेंस। अब यहां पे जो ऑफरर ऑफरी को जो क्या दे रहा है, ऑफरर जो ऑफरी को जो ऑफर दिया है, अगर इस पे ये ऑफरी कॉन्सेंट दे देता है, अगर ऑफरी यस बोल देता है कि हाँ मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, तो क्या हुआ? तो ये हुआ एक्सेप्टेंस। तो ये क्या हुई? एक्सेप्टेंस। अब यहां पे एक वर्ड है कॉन्सेंट। अगर किसी को कॉन्सेंट मतलब नहीं पता है तो बता दूं कि मैं हाँ बोल रहा हूं, मतलब दोनों की रजामंदी से। ठीक है, मैंने कॉन्सेंट दे दिया कि हाँ भैया मुझे मंजूर है, मतलब मैंने अपनी रजामंदी दे दी कि हाँ मुझे मंजूर है, मैंने अपना हाँ भर दिया कि हाँ हाँ ठीक है मेरी तरफ से डन है, यस यस। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कॉन्सेंट। एन एसेंट और कॉन्सेंट गिवन टू एन ऑफर बाय ऑफरी इज नोन एज एक्सेप्टेंस। जब ऑफरी क्या करता है, जब ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुई? देन बाय सेइंग यस, ओके, और बाय क्लिकिंग आई अग्री। अब वो ऑफरी जो है वो ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो टीचर यही बोलेगी कि यस सर आई एग्री, मैं कल से ज्वाइन करूंगी, ओके अग्री, ओके ठीक है, ओके यस इसलिए, और या फिर बाय क्लिकिंग आई एग्री। अब बाय क्लिकिंग क्यों लिखा है? क्योंकि आज की तारीख में चीजें कैसे होती है? आज की तारीख में चीजें ऑनलाइन होती है, मेल के माध्यम से होती है। आप लोग जब एनएलयूज में जाएंगे, जब एनएलयूज से आप पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, तब जब आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट, जब आप लोग प्लेसमेंट में बैठेंगे और जब आप लोग कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, तो मेल के माध्यम से चीजें होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेल करेंगे ना वो लोग कि मिस्टर XYZ आप सिलेक्टेड हो इस पोस्ट के लिए और आपका पैकेज है 12 लाख रुपए का, ठीक है, या 24 लाख रुपए का। ठीक, सो आप उसको आई अग्री लिख के उनको वापस रीसेंड तो करोगे ना, उनके भी तो रिकॉर्ड में होना चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ये, और बाय क्लिकिंग आई अग्री। ठीक, नाउ व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ठीक है, एक इंसान ने किसी को ऑफर किया, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया है? हम दोनों के बीच में हो गया है अग्रीमेंट। ठीक है, एन एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉमिस, और एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया? कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब हम नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे तो इसी एग्रीमेंट से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। फिलहाल आपको एग्रीमेंट तक कैसे पहुंचे ये समझ में आ गया ना, कि एग्रीमेंट क्या होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। जब ऑफर आया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो हो गया है एग्रीमेंट। अब यहां पे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या कहा गया है। ए एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू सेल हिज कॉटेज टू बी फॉर ₹5 लाख। A willingness is called an offer. A is an offerer, B is the offeree. B accept the offer to purchase the cottage. This is called acceptance. A offer when accepted by B becomes an agreement. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको ऐसे समझो। यहाँ पे जो चीजें बताई गई है कि A क्या है?
ए अपना कॉटेज देना चाहता है कितने में, 5 लाख रुपए में देना चाहता है। किसको देना चाहता है? अपना कॉटेज बी को देना चाहता है। क्या बेच रहा है? कॉटेज बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 5 लाख रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए में ए अपना कॉटेज बी को बेचना चाह रहा है। तो ए क्या हो गया है? ए हो गया है ऑफरर। ठीक है, ए हो गया है ऑफरर और बी क्या हो गया है? बी हो गया है ऑफरी। बी हो गया है ऑफरी। ठीक है, बी हो गया है ऑफरी। अब जब ए जो अपना कॉटेज है वो बी को बेचना चाहता है 5 लाख रुपए में, अगर मान लो बी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जब बी इस चीज को क्या करेगा? बी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा? तब जाके ये एग्रीमेंट हो जाएगा। तब क्या होगा? तब जाके ये एग्रीमेंट हो जाएगा। सो यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो ऑफर है, अगर इस ऑफर को, ये जो ऑफर है, इस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई तो क्या होगा? तो यहां पे बन जाता है अग्रीमेंट। तो क्या होगा? तो यहां पे बन जाता है अग्रीमेंट। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सो दैट आपको यहां पे और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे क्या है? यहां पे है एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन और विड्रॉल, एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस। अब जो ऑफर किया है उसको रिवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। कैसे? उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि आज रात को मैंने मेरे दोस्त को खाने पे बुलाया कि भाई आज रात को 8 बजे या आज रात को 9 बजे तू मेरे यहाँ खाने पे आना। ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं तुझे बताता हूं। लेकिन एक आध घंटे बाद मुझे पता चला कि मुझे अचानक कहीं बाहर जाना है, तो अभी उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने उसे वापस फोन करके बोला कि भाई तू मत आना, मुझे आज बहुत जरूरी काम हो गया, अपन ये प्लान किसी और दिन शिफ्ट करेंगे। सो ये ऑफर को क्या हुआ? इस ऑफर को विड्रॉ या इस ऑफर को हमने रिवोक कर लिया कि अभी नहीं, किसी दिन बाद में करेंगे। तो कई बार ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल दिए उसी एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। उस स्कूल का एग्जाम्पल में हमने ये लिया कि प्रिंसिपल ने क्या हुआ? प्रिंसिपल ने टीचर से बोला कि आप हमारे स्कूल में पढ़ा दीजिए लीगल स्टडीज। ठीक है, टीचर ने बोला मैं सोच के बताती हूँ। अब वो टीचर सोची नहीं, इससे पहले स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया कि मैडम आपकी जरूरत नहीं है, हमें दूसरा मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऑफर को रिवोक कर दिया गया। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। एक बार इस इलस्ट्रेशन को आप पढ़ लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम एक केस देखते हैं और केस से आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो वो केस कौन सा है? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, सो इस केस को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपको बहुत मजा आएगा और केस बहुत मजेदार केस है ये। ठीक, द कंपनी वॉज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मेडिसिन कॉल्ड स्मोक बॉल विच वॉज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी थी, इन्होंने दवाई बनाई। ठीक है, कैसे ही समझो, इन्होंने एक दवाई बनाई, उसका नाम था स्मोक बॉल। और वो दवाई क्या काम की थी? वो दवाई काम की थी इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि क्या हुआ है। The company believed that the medicine completely cured influenza and advertisement was put up offering a reward of £100 to anyone who get influenza again using the smoke ball medicine continuously for 15 days. अब कंपनी का ये दावा था, आप देखते हो ना बहुत सारी कंपनी का दावा होता है, तो इस कंपनी ने एकदम ऐसा बोलते हैं ना छाती ठोक के ऐसा दावा किया। क्या दावा किया उन्होंने दावा किया कि हमारी दवाई जो कि स्मोक बॉल, हमारी जो दवाई का नाम है, अगर वो 15 दिन तक किसी ने ले ली तो उसको इन्फ्लुएंजा फिर कभी नहीं होगा, और अगर होगा तो हम उसको £100 का कॉम्पनसेशन देंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को नहीं होगा, ये सब बोलते हैं कि किसी को नहीं होगा, लेकिन यहां इन्होंने कंपनसेशन रखा कि अगर हो गया, यहां मॉनेटरी टर्म्स भी आ गया, अगर हो गया तो £100 का कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इन द एडवर्टीजमेंट इट वॉज स्टेटेड दैट £1,000 was deposited in a bank, namely Alliance Bank, for paying the reward if such situation arose. साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बोला कि हमने £1,000 ऑलरेडी बैंक में जमा कर दिए हैं। बैंक का नाम है अलायंस बैंक, कि अगर कोई इंसान बोल देता है कि मैंने 15 दिन तक हम तुम्हारी दवाई खाई और उस 15 दिन के बाद में मुझे क्या हो गया, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो सोचो उन्होंने रिवॉर्ड रखा £100 का और £1,000 उन्होंने बैंक में अलग से जमा रखी कि अगर कोई क्लेम करेगा तो हम इन रुपए में से उसको रुपए देंगे। तो मतलब इतना उन्होंने ताल ठोक के बोला कि हमारी दवाई खाने के बाद में तुमको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा।
फिर आपको पता ही है पिक्चर में क्या होगा, अब आप आधी स्टोरी समझ ही गए हो है ना। तो ट्विस्ट देखते हैं अब यहाँ पे। Seeing the advertisement, Mrs. Cargill bought smoke ball medicine and used it as per the direction provided by Mrs. Cargill. Got a fresh episode of influenza. फिर जो मिसेस कार्डगिल थी वो दवाई लेके आ गई और उस दवाई को उन्होंने वैसे ही खाई जैसे कंपनी ने बताई, एज पर डायरेक्शन खाई। लेकिन क्या पता चला, ये पता चला कि मिसेस कार्डगिल को फिर से इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, फिर इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। मिसेस कार्डगिल sued the company for the reward of 100 pound। अब जब उनको इन्फ्लुएंजा हुआ तो उन्होंने कंपनी को सू किया। उन्होंने क्या बोला कि तुम दावा कर रहे थे कि 15 दिन तक मेरी दवाई ले ली तो उसे फिर कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मैंने तुम्हारी दवाई एज पर डायरेक्शन खाई है, मुझे हो गया है, अब मुझे 100 पाउंड्स दो। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे वही हुआ जो होना था। कंपनी ने बोली नहीं, हम तो नहीं देंगे। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपनी स्टेटेड दैट there was no intention to enter into a legal relationship with anyone through the advertisement, and the advertisement was put up only to boost the marketing of the smoke ball medicine। अब कंपनी का क्या तर्क वितर्क थे वो सुनते हैं। कंपनी बोलती कि हमारा कोई इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का थोड़ी ना था, हमने तो सिर्फ ऐसी एडवर्टीजमेंट कर दिया मार्केटिंग के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मेडिसिन खरीदे, बाकी ये कोई लीगल रिलेशनशिप हुआ क्या। जो भी ऑफर होता है, कंपनी का कहना था कि जो भी ऑफर होता है, ऑफर हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऑफर कर रहा हूं तो मैं ऑफर एक इंसान के लिए कर रहा हूं। यहां पे कंपनी बोल रही है कि यहां पे चलो हम तो ऑफर कर रहे हैं लेकिन सामने कौन है, सामने कोई नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द एडवर्टीजमेंट वॉज एन ऑफर, इट वॉज मेड टू एन एनी पर्टिकुलर पर्सन एंड द ऑफर कैन नॉट बी मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज टू द और टू द होल वर्ल्ड। यहां पे कंपनी वही बोल रही कि जो ऑफर है वो पब्लिक एट लार्ज और पूरी दुनिया के लिए नहीं होता। जो भी ऑफर होता है, एक ऑफरी होता है, एक ऑफरर होता है और एक ऑफरी होता है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं होता है कि जो ऑफर करने वाला है वो पूरी दुनिया को ऑफर कर रहा है, तो ये सही नहीं है। ये तो एक मार्केटिंग का एक हमारा तरीका था, बस ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को चाहते थे कि वो हमारी दवाई खरीदे। एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी हैड टू बी कम्युनिकेटेड सो देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि मान लो अगर हम इसे ऑफर भी माने तो सामने वाले इंसान को एक्सेप्टेंस भी तो लेनी पड़ेगी। हमें तो पता ही नहीं चला कि उस इंसान ने एक्सेप्टेंस भी लिया है, हमने जो ऑफर दिया है। खुदा के लिए, भगवान के लिए उन्होंने बोला कि चलो मान लो कि हमने ऑफर दिया, लेकिन हमें क्या पता कि इसने एक्सेप्टेंस लिया और कब नहीं लिया। ये हमें कम्युनिकेट करते कि हम इतने दिन से तुम्हारी गोली ले रहे हैं, हमें तुम्हारा ऑफर एक्सेप्टेड है। इन्होंने हमें कभी मेल वेल भेजा ही नहीं कि जो आपने ये जो 15 दिन का चैलेंज रखा, इस 15 दिन के चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये कंपनी के तर्क वितर्क यहाँ पे देखने को मिले। फिर यहां पे क्या हुआ, अब कोर्ट का क्या कहना है वो सुनो, वो इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट रिजेक्टेड दिस कंटेंशन ऑफ द कंपनी एंड अलाउ मिसेस कार्डगिल टू क्लेम 100 pound। The court also stated that deposit of 100 pound in the Alliance Bank by the smoke ball company was an evidence that the company has real intention to enter into a legal relationship with anyone who accepted the offer। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया, कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, कंपनी को लताड़ लगाई कि तुम पागल बनाना रहने दो, तुम्हारा बाप यहाँ पे बैठा है, मतलब कोर्ट। ठीक है, पापा यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग जरा सब शांति से बैठो। और कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो मिसेस कार्डगिल का जो 100 पाउंड का जो क्लेम है, वो क्लेम आप उन्हें दीजिए। उन कोर्ट ने ये तर्क दिया कि देखो, आप लोगों ने बोला कि हमने बैंक में 1000 करोड़ रुपए, 1000 पाउंड रुपीज रखे हैं, इंडियन करेंसी की आदत है ना, तो वही आता है। 1000 पाउंड हमने कहां पे रखे, बैंक में रखे हैं। तो तुम लोगों ने बैंक में इसीलिए रखे हैं क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन था एक लीगल रिलेशनशिप में आने का। और जो मिसेस कार्डगिल जो दवाई की दुकान पे गई और उन्होंने आपकी दवाई खरीदी, ये ऑफर का एक्सेप्टेंस ही तो है। आपने खुले आम पूरी पब्लिक को चैलेंज किया कि आओ, और अगर हमारी दवाई लेने के बाद इन्फ्लुएंजा होता है तो हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें 100 पाउंड रुपीज देंगे। तो वहां से जो भी दवाई खरीद रहा है दुकान से, वो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट ही कर रहा है। और ये जो तुमने जो बैंक में जो ये 1000 पाउंड जो रखे हैं, ये क्या बता रहा है, ये एक तरीके से यही बता रहा है कि तुम्हारे मन में तो कहीं ना कहीं लीगल रिलेशनशिप था। अगर तुमको मार्केटिंग ही करना था तो तुमने अलग से 1000 पाउंड रुपीज क्यों रखे हैं? तुमने इसीलिए रखे ताकि कल को कोई क्लेम करेगा तो हमको उसको देना है। भली तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, लेकिन तुमने ऑफर पूरी पब्लिक के लिए किया है, और जो पब्लिक ने
गोलियां ली हैं वो ऑफर का एक्सेप्टेंस है। ठीक, एनी ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, इट इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर एंड इट इज वैलिड। यहां पे कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज को किया जा सकता है, मतलब बहुत सारी पब्लिक को किया जा सकता है, और उस ऑफर को क्या बोलेंगे हम, उस ऑफर को हम बोलेंगे जनरल ऑफर। जरूरी नहीं है कि ऑफर दो लोगों के बीच में हो, अगर ऐसा आप कोई क्लेम कर रहे हो और वहां पे आपने मॉनेटरी वैल्यू भी रख दी है तो हम मान लेंगे कि आप एक पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहे हो और इसे हम जनरल ऑफर का टर्म दे देंगे। इन केस ऑफ जनरल ऑफर देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जब भी जनरल ऑफर होता है तो जरूरी नहीं कि हर इंसान अब तुमको मेल करके भेजेगा। वो दवाई पे अपने जब दवाई की दुकान पे जा रहा है, जब वो वहां पे रुपए दे रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना, दवाई खरीदेगा तो रुपए देगा ही, इसका मतलब यही हो रहा है कि वो तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। Merely fulfilling the condition of offer itself is treated as an acceptance or to create a contract। साथ ही साथ उन्होंने जो आपकी दवाई वगैरह ली है वो पूरी 15 दिन तक ली है, तो उन्होंने इस ऑफर की पूरी कंडीशन को फुलफिल किया है। तो कोई भी इंसान उस ऑफर की पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही। समझ में आया ये केस क्या था? केस बहुत सिंपल था। ठीक है, केस में मतलब सिंपल भी था, ट्विस्टेड भी था, इंटरेस्टिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे लॉ एंट्रेंसेस में से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं एक दो क्वेश्चंस आते हैं, 5 6 7 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम्स। तो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करना है। पहले में क्विक रिवीजन करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, देन हम आज कंसिडरेशन से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। ठीक है, सो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हम कुछ भी चीजों के लिए करते हैं, दो पर्संस के बीच में होता है। लाइक मुझे कंप्यूटर खरीदने हैं, मुझे आपसे कंप्यूटर खरीदने हैं, तो आपने बोला कि अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 50 कंप्यूटर दे दूंगा इस डेट पे। तो ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कमर्शियल बिजनेस ट्रांजेक्शन सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न हो रही है। इनफैक्ट आपके स्कूल में जो टीचर्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट उनसे बाकायदा पूरा साइन करवाया होगा। तो जो आज के टाइम में जो सारी चीजें चल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चल रही है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। हमने बात की थी कि ये जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है ये बार बार इंटरचेंजेबली हमें नहीं यूज करते हैं। इनफैक्ट कई बार आपकी बुक में भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए गए हैं, लेकिन अगर हम लॉ की नजरों में देखें तो इनमें डिफरेंस है। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों टर्म्स में मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल agreements are not contract। all contracts are agreement। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब कंफ्यूज हो गए हो आप, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस। एग्रीमेंट बस एक प्रॉमिस है। जब दो लोग अग्री कर रहे हैं किसी चीज पे तो वो अग्रीमेंट हो गया, ये एक प्रॉमिस है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या लेंगे कि आज रात को मैंने मेरे फ्रेंड को डिनर पे बुलाया है, खाने पे। मैंने उसको फोन किया कि भाई आज रात 9 बजे आना, मैं तेरा डिनर बनवा रहा हूं। ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद मैंने उससे बोला कि भाई मत आना, ठीक, या भाई आ जाना, जो भी चीजें हैं। तो मैंने उसको इनविटेशन दिया, उसने एक्सेप्ट किया, ये हो गया एग्रीमेंट। अब 2 घंटे बाद मैं उसको फोन लगा के बोलता हूं कि भाई आज मत आना, मुझे कोई काम आ गया है। तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है कि हमारा अग्रीमेंट हो गया था लेकिन वो ब्रीच हुआ? नहीं जा सकता। एग्रीमेंट कोर्ट में हम एनफोर्स नहीं करवा एग्रीमेंट हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा पाते। वो कोई एग्रीमेंट जो कि एनफोर्स हो रहे हैं कोर्ट में, जो कि किसी लॉ के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो एग्रीमेंट प्लस लॉ विच आर एनफोर्सिएबल, लाइक एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ और एनफोर्सिएबल इन कोर्ट आर नोन एज, वो क्या है? आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होते हैं? वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई। फिर हमने सबसे अच्छा एक केस देखा था, वॉल्वर वर्सेस वॉल्वर का एक केस हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें मियां बीबी के बीच में वो कहां चले जाते हैं? वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और एक वो वाली मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तब कोर्ट ने बोला था कि नहीं, चलो उस स्टोरी को भी समझ लेते हैं, उस केस को समझ लेते हैं, देन वी विल मूव हियर। उसमें क्या हुआ था?
दो मियाँ बीबी कहाँ गए थे, वो दोनों इंग्लैंड गए थे घूमने फिरने, लेकिन वाइफ की तबीयत हो जाती है खराब। जब वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इतने में पति की नौकरी खत्म हो जाती है, नौकरी की छुट्टी खत्म हो जाती है मतलब, तो उसे वापस सैलॉन जाना पड़ता है अपने जॉब के लिए। तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ट्रैवलिंग करने से, तुम इंग्लैंड में रुको, मैं जाके मेरी नौकरी करता हूं, मैं तुम्हें बदले में 30 पाउंड्स हर मंथ भेजूंगा, तो तुम्हारा जो भी खर्चा है डॉक्टर वगैरह रहने खाने पीने का वो तुम करती रहना। कुछ टाइम तक ये चीजें सही चली, लेकिन फिर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हस्बैंड ने 30 पाउंड्स भेजना बंद कर दिए। तो वाइफ ये कहां लेके चली गई, वाइफ ये केस कोर्ट में लेके चली गई कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बोला था कि मैं 30 पाउंड्स दूंगा, लेकिन नहीं दिए, बाद में मना कर दिया। तो कोर्ट ने बोला ये आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट था। ठीक है, और ये आउट ऑफ लव चीजें हुई थी, आप दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ थे, आप दोनों के बीच में प्यार था। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम ट्रैवल मत करो, तुम 30 पाउंड्स ले लो, तुम तुम्हारा ध्यान रखो। तो ये चीजें जो थी ये आउट ऑफ लव थी। अब अगर वही दोनों का डाइवोर्स हो जाता, एक कंडीशन आगे चलते हैं, वही दोनों का डाइवोर्स हो जाता, तो ये एग्रीमेंट प्लस ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता, क्योंकि यहां पे कंपनसेशन वाइफ डिमांड कर सकती थी। तो वो एग्रीमेंट जो कि लॉज के द्वारा एनफोर्स किए जा रहे हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक चीज और, अग्रीमेंट इलीगल भी हो सकते हैं। अग्रीमेंट कैसे इलीगल हो सकते हैं, लाइक स्मगलिंग का। आपने किसी से बोला कि भाई मतलब कि कुछ ड्रग्स वगैरह चाहिए मुझे, और मान लो वो इंसान आपको ड्रग्स नहीं दे और आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में पहले तुमको पकड़ के अंदर डालेंगे। ठीक है, सो अग्रीमेंट इलीगल भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ से गवर्न होते हैं तो वो लीगल ही होते हैं। क्लियर है, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस वाली बात की थी कि ऑफरर क्या होता है और ऑफरी क्या होता है। फिर हमने कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला जो कंपनी वाला जो केस है वो हमने बहुत अच्छे से समझा था, वो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अगर इन्हीं चीजों को आपको डिटेल में समझना है तो आप लोग इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जाइए और जरूर देखिए, क्योंकि ये चीजें सीधे सीधे पूछी जाती है। तो बेटर है आप लोग इसको यहीं पे पढ़ लीजिए, क्लास 12th लेवल पे पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में 1.5 लाख रुपए दोगे कोचिंग करने में और यही चीज पढ़ोगे। ठीक है, सो इसे यहीं पे आपको समझना है। अब हमने बात कर ली थी कि अग्रीमेंट में हमने क्या बात की थी, हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, हमारा लास्ट टॉपिक ये था कि फॉर एग्जांपल एक इंसान, ठीक, हम अब हमारे लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, उससे फिर हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सपोज ए ने ऑफर किया, ए ने कोई चीज ऑफर की, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ऑफरर। वो क्या हो गया, वो हो गया ऑफरर। और बी ने कोई चीज एक्सेप्ट की, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ऑफरी। वो क्या हो गया, वो हो गया है ऑफरी। ठीक है, ये चीज, ये ए ने ऑफर दिया है बी को और बी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्ट किया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया है अग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में हुआ है अग्रीमेंट। अब हमें अग्रीमेंट पता चल गया कि अग्रीमेंट क्या है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या है, वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे आना है। ठीक है सर, आपने हमें अग्रीमेंट समझा दिया कि अग्रीमेंट किसे कहते हैं, जब दो लोग किसी एक चीज पे एक्सेप्ट हो रहे हैं तो वो हो गया है अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट आपने सर समझा दिया है, लेकिन अब ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदलेगा, हमें इस चीज में बात करनी है। ठीक है, कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, हमें इस चीज को यहां पे समझना है। ठीक, तो अब हम आते हैं इसी टॉपिक पे, क्योंकि यहां पे वही वाली चीज है कि ये जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक, अब हम यहां पे बात करते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर। समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर को हम बोलते हैं कंसीडरेशन। एग्जांपल लेते हैं तो और आपको यहां पे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ए है, ए क्या कर रहा है, ए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। किसको बेच रहा है, ए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है बी को। ठीक है, ये ए की प्रॉपर्टी है, ये ए की प्रॉपर्टी है। और बी क्या कर रहा है, बी ए को क्या दे रहा है, रुपए दे रहा है। ए जब अपनी प्रॉपर्टी बी को देगा तो बी ऑफ कोर्स रुपए देगा ना उस प्रॉपर्टी के बदले में। तो बी ने मान लो यहाँ पे 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपीज
यहाँ पे बी ने दे दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसिडरेशन में हम देखें तो बी के लिए क्या कंसिडरेशन हुई, बी के लिए कंसिडरेशन हुआ प्रॉपर्टी, क्योंकि ए उसको प्रॉपर्टी दे रहा है। और ए के लिए क्या कंसिडरेशन हुई, ए के लिए कंसिडरेशन हुए ये रुपए, क्योंकि बी उसको रुपए दे रहा है, तो प्रॉपर्टी के बदले में रुपए। सो बी के लिए ये प्रॉपर्टी कंसिडरेशन है और ए के लिए ये रुपए कंसिडरेशन है। ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, बी ने ए को रुपए दे दिए इसके बदले में। ये होती है कंसिडरेशन। मतलब यहां पे आपको किसी चीज के बदले कोई अगर आप दूसरी चीज दे रहे हो तो उसे हम बोलेंगे कंसिडरेशन। अगर आपने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां वर्ड कंसिडरेशन यूज हो रहा है, जहां जहां वर्ड कंसिडरेशन यूज हो रहा है वहां अधिकतर क्या होता है, वहां अधिकतर लॉ की नजरों में होता है मनी, वहां अधिकतर लॉ की नजरों में होता है मनी। और फिर मैंने आपको यह बताया था कि हर जगह मनी नहीं होता है, वो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और अच्छे से समझेंगे इस कंसिडरेशन को, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली मनी होता है। ये हमारी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में बात हुई थी, ठीक है। लेक्चर्स आपको सारे अटेंड करना है, अगर आप लोग लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो बाउंस बैक कर जाएंगे आपको, ठीक है। सो आप सारे लेक्चर्स अटेंड करते चलिए, स्पेशली ये लॉज वाले, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ठीक है, क्रिमिनल लॉज, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे कंसिडरेशन मतलब समझ में आया, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, तो बी के लिए प्रॉपर्टी कंसिडरेशन है, और बी ने इस प्रॉपर्टी के बदले ए को रुपए दिए, तो ए के लिए ये रुपए कंसिडरेशन है। मतलब किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज देना, इसे हम कहेंगे कंसिडरेशन, ठीक है। इसका मतलब भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। सो अग्रीमेंट में जब कंसिडरेशन आ जाता है तब हुआ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अग्रीमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मेरे फ्रेंड को खाने पे बुलाया, तो यहाँ क्या कंसिडरेशन हुई, कोई कंसिडरेशन वाली चीज ही नहीं है, ये तो एक नॉर्मल एक अग्रीमेंट है, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट है। लेकिन वही मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरे फ्रेंड को बेचूंगा तो मैं उसको प्रॉपर्टी दे रहा हूं, वो उस प्रॉपर्टी के बदले में मुझे रुपए दे रहा है, तो यहाँ कंसिडरेशन हुआ ना। अब मैं किसी को खाने पे बुला रहा हूं तो कंसिडरेशन हुआ क्या दोनों साइड से, नहीं हुआ है कंसिडरेशन। तो जब कंसिडरेशन आ जाता है, जब अग्रीमेंट में कंसिडरेशन आ जाता है तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन आ जाता है तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, नहीं भी आई है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्रस्ट मी, ये लेक्चर खत्म होते तक आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। A contract without consideration is not valid. A contract without consideration is not valid. अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि कोई कंसिडरेशन नहीं हो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। Consideration means something in return for the offer. Consideration can be nature for an act or forbearance. Consideration can be in a nature of act or forbearance. अब यहाँ पे क्या बताया कि इस चीज को समझना चाहो कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, कहना क्या चाह रहे हो तुम, कंसिडरेशन कैन बी इन एक्ट और फोरबियरेंस यहाँ पे बताया गया है। देखो अब यहाँ पे कंसिडरेशन कैन बी बाय एक्ट। अब एक्ट का मतलब समझो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक, तो ही आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी। कंसिडरेशन बाय एक्ट हम बात कर रहे हैं, हम समझ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन बाय एक्ट। ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दी, ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दी, बी के लिए कंसिडरेशन हो गई प्रॉपर्टी और ए के लिए कंसिडरेशन हो गए रुपए, ये हो गए 5 लाख रुपए, ठीक है। सो ये हो गया कंसिडरेशन बाय एक्ट। मतलब यहाँ पे कोई काम परफॉर्म हो रहा है और उसके बदले में एक दूसरे को कंसिडरेशन मिल रही है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे काम ये हो रहा है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, तो ये जो प्रॉपर्टी है बी के लिए कंसिडरेशन है, और बी ने ए को रुपए दिए तो ए के लिए ये कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो यहाँ पे कंसिडरेशन आया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो थी वो थी फोरबियरेंस। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2 प्लॉट है, एक ए का प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है, और एक यहाँ पे ये बी का खाली प्लॉट है, ठीक है। अब बी की इच्छा है कि वो इस खाली प्लॉट को, यहाँ पे गवर्नमेंट को रोड बनाना था, तो बी सोच रहा है कि मैं मेरे प्लॉट में से गवर्नमेंट को जगह दे देता हूं रोड बनाने के लिए, ठीक है, मुझे अच्छे खासे रुपए मिलेंगे। लेकिन ए की इच्छा नहीं है, ये ए का प्लॉट है या बी का, ए की इच्छा नहीं है
कि यहाँ पे रोड बने, उसके प्लॉट के साइड में कोई रोड निकले। तो ए ने क्या किया, ए ने बी से बोला कि देख भाई मैं तुझे क्या दे रहा हूं, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, बस तू यहां से रोड मत निकालना अपने प्लॉट से, यहां से तू गवर्नमेंट से मत बोलना कि यहां से रोड निकले, तू परमिशन मत देना भाई। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कुछ हुआ नहीं है, यहां पे कोई काम हुआ है क्या, कोई काम नहीं हुआ है, बस ए ने बी को 5 लाख रुपए दे दी कि बस भाई तू रोड मत निकालना। तो ये हो गया फोरबियरेंस। ठीक है, एक्ट में क्या हुआ, एक्ट में कुछ काम हुआ तब उसमें कंसिडरेशन आई, और फोरबियरेंस में यहां पे कोई काम नहीं हुआ फिर भी कंसिडरेशन दी गई यहां पे। ठीक है, सो फोरबियरेंस मतलब कि बिना काम किए भी कई बार कंसिडरेशन देनी पड़ती है, तब भी कंसिडरेशन होता है बिना काम किए भी। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक, सो ये जो यहां पे था, कहना क्या चाहते हो ये आपको यहां पे क्लियर हो गया है। देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब हमेशा अग्रीमेंट में कंसिडरेशन होनी चाहिए, अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो एग्रीमेंट वॉइड है, मतलब वो एग्रीमेंट वो कंसिडरेशन मतलब वो एग्रीमेंट एक तरीके से वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो लॉ की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। In contract, each party must give and also take but certain exception to this rule. अब हमने बोला कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी कुछ देती है और हर पार्टी कुछ लेती है। ठीक, ये हमने देखा था। अब ये फोरबियरेंस वाला यहाँ पे हमने क्या देखा था, फोरबियरेंस वाला यहाँ पे थोड़ा सा एग्जेम्पशंस था कि यहाँ पे बी को, यहाँ पे ए को रोड नहीं निकलने देना था बी के प्लॉट पे, इसलिए उसने उसको रुपए दिए थे, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन हमने क्या देखा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक पार्टी देती है तो दूसरी को मिलता भी है, मतलब दोनों पार्टी की गिव एंड टेक अप्रोच होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हम वही लेंगे, वही प्रॉपर्टी वाला, कि ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी को प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन बदले में बी को ए को कुछ देना पड़ेगा, तो उसने क्या दिया है, उसने 5 लाख रुपए दे दिए हैं। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, इन कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी मस्ट गिव एंड ऑल्सो टेक, मतलब यहाँ पे हर पार्टी कुछ देती है, बदले में उसे कुछ मिलता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट, बट सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी लाइन यहाँ पे लिख दी है, बट सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अब क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है गिफ्ट डीड्स जो होती है, ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ऐसे ही प्रॉपर्टी दे दी गिफ्ट में, ठीक है, हम दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैंने उसको ऐसे ही प्रॉपर्टी दे दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ही इंसान दे रहा है, बदले में दूसरे इंसान को सिर्फ मिल रहा है, वो कुछ दे नहीं रहा है। ठीक है, मान लो कि ए जो है ये मान लो बी को क्या देता है, बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी। ठीक है, ए ने ये जो प्लॉट है ये उसने बी को दे दिया, तो ये गिफ्ट के तौर पे दिया, ये गिफ्ट के तौर पे दिया, तो यहाँ पे बी को तो कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन बदले में ए को नहीं मिला, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। जो मैंने बताया था कि सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शन यही है, ये गिफ्ट डीड, ये क्या हो गई, ये हो गई एक्सेप्शंस। और देखो अगर आपने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बेसिक्स है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने उसके जो 3 वीडियोस है वो तीनों वीडियोस आपने अगर बहुत अच्छे से देखे होंगे तो ये वाली चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट आर एक्सेप्शंस। ठीक है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आपको समझना, व्हाट आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है, गिफ्ट डीड वगैरह इस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ध्यान से समझो, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बोला है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, पहला पार्ट है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मान लो एक फोन है, आईफोन है, ठीक है, हम आईफोन को लेते हैं, अब वो आईफोन है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का ये आईफोन है। अब उसको मैं बेच रहा हूं, मैं कितने में बेच रहा हूं, मैं इस आईफोन को बेच रहा हूं 25,000 रुपए में। तो ये कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हम दोनों के बीच में, बट शुड बी रियल। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल। अब कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, फिर भी कंसिडरेशन हो रहा है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे जो कंसिडरेशन होगा वो रियल होना जरूरी है। रियल होना कैसे जरूरी है उसको समझते हैं। मान लो
कि मैं किसी से बोलूं कि तुम 5 मिनट में 50 किलोमीटर चल लो तो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये क्या रियल है? ये रियल नहीं है। तो कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, ठीक है। यहां पे जो चीजें संभव है उस पर बात करना चाहिए। अब आईफोन भले ही मैंने कम में बेच दिया वो चलेगा कि ठीक है भैया ये संभव है, लेकिन ये संभव है क्या कि 5 मिनट में 50 किलोमीटर चलो, ये रियल नहीं है। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट शुड बी रियल। जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी आपको यहां पे समझ में आ गया। देन कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब यहां पे बताया गया है कि कंसिडरेशन जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे बेस्ड हो सकता है। इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे घर में आग लग गई। मेरे घर में आग लगी तो मेरे पड़ोसी ने मेरे घर को बचा लिया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया, वो खुद आए, पानी वानी डाला, करा, मोटर चालू करके नली वली चालू की, तो मेरे घर की आग उन्होंने बुझा दी। मेरा कोई नुकसान नहीं होने दिया मेरे पड़ोसी ने। तो मैंने क्या किया? मैंने उनको 1 लाख रुपए दे दिए कि नहीं यार, मेरे घर में 10 लाख रुपए थे, वो 10 लाख रुपए अभी मेरे सब जल जाते, कोई काम के नहीं होते, बदले में मैं इस आदमी को 1 लाख रुपए देता हूँ, इसने मेरी इतनी मदद की है, कम से इसका हाथ भी थोड़ा सा जल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ जो कंसिडरेशन है वो पास्ट इवेंट पे बेस्ड है। मेरे घर पे आग लगी थी, उसके बेस पे मैं उसको रुपए दे रहा हूं, तो कंसिडरेशन पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड है, पास्ट इवेंट पे बेस्ड है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कि मैं किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, वो मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, वो मुझे प्रॉपर्टी के लिए रुपए दे रहा है, ये प्रेजेंट में चल रहा है, ये आज के आज ही में ये काम कर रहा हूं, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब कि मैंने समझो कि मुझे कुछ बाहर से कुछ गुड्स बुलवाने थे यूएसए से। सो मैंने क्या किया? मैंने उसको अभी से 5 लाख रुपए एडवांस में दिए हैं। अब उसने बोला है कि सर जो शिप जो आएगी इंडिया में, जो शिप आएगी, वो शिप आने में उसको 1 हफ्ता लगेगा। तो मैं फ्यूचर बेसिस पे आज ही दे रहा हूं कि भाई पहले तू रुपए रख, तू जैसी शिप यहाँ पे आए इंडिया में, सबसे पहले तू मुझे मेरा माल देना। सो ये फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है। देन शुड नॉट बी इलीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। इलीगल कैसे नहीं होना चाहिए? कोई भी इलीगल काम, लाइक हम बोलते हैं ना कि तू ये कर दे उसके बदले में ड्रग्स वगैरह का सप्लाई, मतलब कोई भी इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए। इमोरल, इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम तुम्हारे पति से तलाक दे दो, ये इमोरल हुआ, ठीक है। सो इमोरल नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैसे नहीं होना चाहिए? कि इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ऐसे ले लेते हैं कि मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ये जो चाइल्ड मैरिज है इसको अपन प्रमोट करते हैं। जो तुम्हारी जो बेटी है वो मान लो 12 इयर्स की है, उसकी शादी करवा देते हैं, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, उसकी तुम शादी करवा दो, मेरे पहचान में एक लड़का है, वो 15 लाख रुपए दे देंगे, तुम तुम्हारी ये जो 12 साल की लड़की है इससे उसकी शादी करवा दो। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है, ठीक। सो कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है, मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। और एक्सेप्शंस क्या होते हैं, लाइक गिफ्ट वगैरह, वो वाली चीज भी मैं आपको समझा चुका हूं। देन यहां पे अब हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं, तो इलस्ट्रेशंस में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जो अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे के समझाए हैं, उन्हीं एग्जांपल को हम इन इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, जो कि आपकी बुक्स में दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं, हम उसे समझते हैं। पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? पहला इलस्ट्रेशन की बात हुई है, ए ऑफर टू सेल हिज कार फॉर 50,000 टू बी, बी एक्सेप्ट द ऑफर। इन दिस केस द कंसिडरेशन ऑफ ए इज हिज कार एंड द कंसिडरेशन ऑफ बी इज हिज 50,000, ठीक है। यहां पे क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? यहां पे समझो कि ए अपनी कार दे रहा है, ए जो है वो अपनी कार दे रहा है, किसको दे रहा है? बी को। ए क्या दे रहा है? ए अपनी कार दे रहा है, तो ए के लिए कंसिडरेशन हो गई कार। और बी के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? बी के लिए कंसिडरेशन हो गया ये जो 50,000 रुपए वो जो ए को दे रहा है वो, ठीक है। सो यहाँ पे कार के बदले में रुपए, वही वाली चीज है, ठीक। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है? A for a natural love and affection promises to give his son B 1,000 rupees, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे बस यही बताया गया है कि A जो है वो अपने बेटे को लव एंड अफेक्शंस के कारण
1,000 रुपए दे रहा है, ठीक है। तो ये लव एंड अफेक्शन, ये गिफ्ट डीड, ये एक्सेप्शन हो गया। बी बदले में क्या दे रहा है? बी कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये अफेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो क्या होगी? यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे है, और ये जो एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का, बदले में बी कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ ए ही दे रहा है। तो जो मैंने आपको एक्सेप्शन समझाए थे वो एक्सेप्शन का यहाँ इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हम एक केस समझते हैं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, ठीक है। द प्लेंटिफ कंस्ट्रक्टेड सम शॉप एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन अ टाउन। एक बार केस पढ़ लेते हैं हम पूरा। जैसे ही मैं केस आपको रीड कर लेंगे हम यहाँ पे, मैं आपको इसका अच्छे से पूरा explanation दे दूंगा। The plaintiff constructed some shop at the request of district collector in a town. The constructed shops were given for rent for doing business to the defendant. The defendant, apart from the rent, promised to give 5% commission to the plaintiff on all the articles sold through the shops in consideration of huge amounts paid by the plaintiff in the consideration of the building. The defendant failed to pay the commission and plaintiff initiated an action to recover the commission. अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले प्लेंटिफ क्या होता है ये भी मैं आपको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। जो केस फाइल करता है, हम सिविल और क्रिमिनल का मैंने आपको डिफरेंस बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। तो सिविल केसेस में, सिविल मैटर्स में जो केस फाइल कर रहा है कोर्ट में, वो होता है प्लेंटिफ। और वो केस किसके अगेंस्ट फाइल कर रहा है? वो इंसान अपने आप को डिफेंड करेगा कि ये इंसान जो आरोप लगा रहा है ये आरोप झूठे हैं, तो वो हो गया डिफेंडेंट। तो जो केस फाइल कर रहा है वो हो गया प्लेंटिफ, और जो उस केस मतलब केस फाइल किया तो सामने वाला इंसान उसके आरोपों को क्या करेगा? उसके आरोपों को खारिज करेगा, तो वो क्या हो गया? वो हो गया है डिफेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया, इस केस को मैं बताता हूं कि ये जो प्लेंटिव है, एक प्लेंटिव, और यहाँ पे हमें किसको लेना है? हमें यहाँ पे लेना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। प्लेंटिव और कौन है यहाँ पे? और है यहाँ पे प्लेंटिव, और यहाँ पे है कौन है? डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ठीक। और कौन है यहाँ पे? एक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, ठीक। ये आपको पूरी चीज यहाँ पे, ये तीन इंसान है इस पूरे केस में। अब क्या हो रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है इसने प्लेंटिफ से बोला कि तुम शॉप कंस्ट्रक्ट करो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या किया? इन दोनों के का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि टाउन में कुछ शॉप्स बनानी है, ठीक है, कि शहर में कुछ शॉप्स बनानी है, ठीक है भैया। ये प्लेंटिफ शॉप्स बना रहा था, लेकिन इस बीच में डिफेंडेंट, जिसको कि ये जो शॉप बना रहा था प्लेंटिफ, इसमें से डिफेंडेंट को मतलब जल्दी जल्दी काम करवाना था, और डिफेंडेंट कुछ शॉप परचेज करने वाला था। तो डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से बोला कि भाई एक काम कर, मैं तुझे शॉप का तो रेंट दूंगा ही दूंगा, लेकिन क्या करूंगा, मैं जो हर सामान बेचूंगा उसमें 5% कमीशन मैं तुझे दूंगा। प्लीज तुम मुझे ये 3 कोने वाली शॉप, या प्लीज तुम मुझे शॉप जल्दी बना के दे देना, ठीक है। अब प्लेंटिफ को आ गया लालच कि मेरा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे भी मुझे शॉप्स बनानी है, और ये इंसान बोल ही रहा है कि रेंट तो मुझे मिलना ही है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, प्लस ये मुझे कमीशन भी दे रहा है, तो मैं डिफेंडेंट के अकॉर्डिंग काम कर लेता हूं। तो इसने क्या किया? 3 कोने की शॉप, ठीक है, 3 कोने की शॉप या 3 शॉप इसको फटाफट बना के दे दी जल्दी से, ठीक है। तो हुआ ये, बाद में ये इंसान ने ये जो 5% जो कमीशन है, ये 5% कमीशन देने से मना कर दिया। उसने बोला कि ये 5% कमीशन मैं नहीं दे पाऊंगा, जो भी मैं हर सामान बेच रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रेंट बेच पाऊंगा, रेंट दे पाऊंगा, ठीक है भैया। तो अब प्लेंटिफ चले गया कोर्ट में। कोर्ट में गया तो कोर्ट में उसने बोला कि देखो भैया, एक तो मैंने इसको कोने की शॉप दी है, जल्दी जल्दी शॉप कंस्ट्रक्ट करके दी है, और इसने मुझे बोला था कि मैं 5% क्या दूंगा? कमीशन दूंगा, लेकिन ये 5% कमीशन नहीं दे रहा है। तब कोर्ट ने बोला कि ये तुम जो डिफेंडेंट से, जो प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट से जो 5% कमीशन की मांग कर रहा है, वो इलीगल है। वो इलीगल इसलिए है क्योंकि क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, इन दोनों के बीच में कहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और प्लेंटिफ के बीच में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला था प्लेंटिफ से कि तुम शॉप कंस्ट्रक्ट करो, इनका काम था शॉप कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन ये तुम एक्स्ट्रा, तुमको ज्यादा रुपए कमाने थे तो तुमने इससे 5% कमीशन की बात की। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम दोनों
दोनों का था ना, तो तुम दोनों आपस में समझो, इस आदमी को क्यों बीच में कर रहे हो, इस आदमी को बीच में लाने की क्या जरूरत है, ये तो तुमने लालच की वजह से इस 5% पे तुम्हारा मन आ गया, बाकी ये तो इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ तुम दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। सो ये केस था, ठीक है, ये केस था जो मैं आपको बता रहा था। द कोर्ट रिजेक्टेड द एक्शन ऑफ प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड्स दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप वाज डन एट द डिजायर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड नॉट ऑन द डिजायर ऑफ डिफेंडेंट एंड हेंस देयर वाज नो कंसिडरेशन टू गिव द कमीशन। यहाँ पे जो शॉप्स बनी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मर्जी से बनी है, डिफेंडेंट की नजरों से, डिफेंडेंट की मर्जी से नहीं बनी है। सो आप दोनों समझो, डिफेंडेंट को बीच में मत लेके आओ। अकॉर्डिंगली देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू पे कमीशन टू द प्लेंटिफ, और इसी के तहत हमको ये पता चलता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बता सके। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आपको ये वाला जो केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, ये भी आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब क्या देखना है, अब हम बढ़ते हैं आगे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन इंसान कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है, कौन कौन इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। सबसे पहले होता है माइनर पर्सन हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, एक वो इंसान जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस एक्सेप्शंस पे बाद में आएंगे, पहले हम एक एक बार इनको समझ लेते हैं। फिर पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, जो जिनका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लाइक इडियट्स, लुनेटिक्स। लुनेटिक्स कौन होते हैं, लुनेटिक्स वो होते हैं कि कुछ टाइम तक वो मेंटल स्टेबिलिटी उनकी सही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना आपा खो देते हैं, ठीक है। तो जब उनकी मेंटल स्थिति सही थी उस बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन जब वो अपना आपा खो देते हैं इस बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो गलत है। देन ड्रंकार्ड्स, जो मतलब नशेड़ी बोल सकते हैं हम, है ना, ठीक है। अगर ड्रंकार्ड्स, अगर कोई इंसान अच्छे से है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह, बहुत सारी चीजें, ड्रग्स वगैरह लेके रखे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करके रखी है और वो नशे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो हो गया है इनवैलिड। नशे में नहीं। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पर्सन विथ अनसाउंड माइंड मतलब एक वही इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो कि रैशनल बीइंग हो, जो कि रैशनल बीइंग हो। रैशनल मतलब क्या है, जो कि रैशनल बीइंग हो। रैशनल मतलब यहाँ पे क्या है, रैशनल मतलब ये है कि जो सोच सके, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो अपना बुद्धि लगा सके, एक ऐसा इंसान जो कि अच्छे से सोच सके कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये इंसान वो होते हैं जो अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। जब कोई नशे में होगा वो क्या ही सोचेगा मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा, वो तो फटाफट साइन कर देगा कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक। सो यहाँ पे बेसिकली पर्पस जो है वो रैशनल बीइंग का है कि जो इंसान अच्छे से सोच सकता है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, ठीक है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक वो पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं, लाइक एलियन एनिमीज होते हैं, जिस कंट्री से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं, वहां के कोई सिटीजन्स वगैरह हो। फॉरेन सोवरेन, इंसॉल्वेंट, जिसका जो कि हम कहें कि जिसका दिवालिया निकल गया हो बैंक में, अब भैया उसको तो पहले ही उसका बैंक से दिवालिया निकल गया, वो क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो कन्विक्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस, बैरिस्टर, जिनको मतलब एक वो पर्सन होते हैं जिनको कि लॉ डिस्क्वालीफाई कर रहा है, लॉ ही मना कर रहा है कि ये पर्सन क्या कर सकते हैं, ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते हैं, ये वो वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक्सेप्शंस होते हैं, माइनर पर्सन हु आर लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज। अब इसका एक्सेप्शन है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक केस बताता हूं कि एक बहुत अच्छा केस है, मोरेविवी वर्सेस धर्मदास घोष का एक केस है। इसमें यह हुआ था कि एक माइनर जो था, माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी क्या करी थी, अपनी प्रॉपर्टी एक तरीके से मॉर्टगेज पे रख दी थी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एक कहो तो उन्होंने ब्याज के तौर पे एक इंसान को दे दी थी। उनसे ऐसा बोला कि मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में गिरवी है, बदले में तुम मुझे रुपए दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कौन जा रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा था माइनर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा था माइनर, और माइनर किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मेजर। और ये कौन सा केस बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आप लॉ स्कूल्स में भी पढ़ेंगे, मोरेविवी वर्सेस धर्मदास घोष वाला केस, ठीक।
सो यहाँ पे माइनर जो था वो मेजर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। माइनर मतलब 18 साल से कम का, और ये 18 प्लस का या 18 का, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। अब इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको दे दी, उसने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी तेरे पास में गिरवी है भाई, तू बदले में मुझे रुपए दे दे, ठीक है, मैं जब तुझे पूरे रुपए दे दूंगा तब मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझसे छुड़ा लूंगा, ठीक। सो हुआ ये था, कुछ टाइम बाद माइनर ने क्या किया, माइनर ने केस फाइल कर दिया मेजर के खिलाफ। उसने बोला कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मैं रेंट नहीं दूंगा। सो ये केस चले गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मेजर और माइनर के बीच में हुआ है। और ये तो लॉ ही मना कर रहा है, ये तो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मना कर रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेजर और माइनर के बीच में नहीं हो सकता। हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेजर और मेजर के बीच में ही होगा, जो कि मेजर और मेजर के बीच में ही होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सो उस इंसान को उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ी बिना रुपए दिए, ठीक है। सो ये केस आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। तो अब हमें एक्सेप्शंस पे बात करनी है, ठीक है, और एक्सेप्शन से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये जो एक्सेप्शंस होते हैं यही सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है कि माइनर और मेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनर और मेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या कंडीशन है यहाँ पे कंडीशन ये है माइनर और मेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल होना चाहिए। किसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल होने चाहिए माइनर के लिए, बेनिफिशियल होना चाहिए माइनर के लिए, ठीक है, माइनर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल होना चाहिए। एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे है कि मान लो कि माइनर के मदर एंड फादर की डेथ हो जाती है, अब माइनर को आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो एक मेजर, उसी के परिवार का कोई इंसान, कोई मतलब बुआ चाचा मामा में से कोई इंसान उसको एक प्रॉपर्टी दे देता है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी दे देता है एज अ गिफ्ट डीड। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेजर और माइनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो उसको प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहा है ताकि अपनी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर सके, इसके पास कोई फ्यूचर सिक्योरिटी हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो माइनर और मेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्सेप्शन बस ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल होना चाहिए। किसको बेनिफिशियल होना चाहिए, माइनर को बेनिफिशियल होना चाहिए, बस यही एक्सेप्शन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर और मेजर के बीच में हो रहा है और उसमें माइनर को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनवैलिड। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिससे कि माइनर को फायदा मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट यहां पे अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है वो मेजर है। ए ऑफर्स टू सेल हिज कोट फॉर 3000 टू बी माइनर है। B accept and pays 3,000. A states that the contract is entered into minor and hence void. In this case, even if the contract is entered with minor, it is enforceable because it is beneficial to the minor and the minor has performed his part of the obligation in the contract. अब यहाँ पे बस वही एक कोर्ट वाला एग्जांपल लेके आपको वही चीज समझाई है कि देखो वही कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसके लिए बेनिफिशियल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेनिफिशियल हो माइनर के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेनिफिशियल नहीं हो, किसको बेनिफिशियल नहीं हो, माइनर को बेनिफिशियल नहीं हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। ये वाली चीज भी आप यहाँ पे समझ गए हैं। अब बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट की। कॉन्सेंट क्या होता है, कॉन्सेंट मतलब हाँ रजामंदी, दो लोगों के बीच में रजामंदी हुई, वो हो गया कॉन्सेंट, ठीक है। मुझसे कोई चीज पूछा गया कि सिद्धार्थ बाहर चलोगे घूमने, मैंने हाँ भर दिया तो मैं कॉन्सेंट दे रहा हूं कि हाँ मैं बाहर चलूंगा घूमने, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट, व्हेन टू पर्सन अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब दो लोग एक चीज पे अग्री हो जाते हैं और एक जैसी, कि मैं बाहर जा रहा हूं चल तू भी घूमने चलते हैं, तू भी चल मेरे साथ में, दोनों घूम के आएंगे। सो दोनों एक ही चीज पे अग्री हो रहे हैं और दोनों बाहर घूमने जाने के लिए अग्री हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट, ठीक है। कॉन्सेंट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय। अब जब भी ये होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट की डीड, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आगे एग्जीक्यूट होता है तो दो पर्सन के बीच में होता है, ए
और बी, हमने 2% ले लिए, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों की रजामंदी जरूरी है ना, दोनों का कॉन्सेंट होना जरूरी है। दोनों का कॉन्सेंट होना कैसे जरूरी है कि दोनों तैयार हो कि ये जितने भी क्लॉजेज हैं, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी क्लॉजेज हैं वो सभी हमें मंजूर है, तो दोनों की रजामंदी होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट आया है जो कि हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय, जो कॉन्सेंट है इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोएरेशन। कोएरेशन मतलब जबरदस्ती कॉन्सेंट नहीं किसी से लेना चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई लेडी बाहर रोड पे घूम रही है, अब इतने में कोई इंसान आया और उस इंसान ने बोला कि तुम्हारे जितने भी गहने वो सब दे दो, अगर नहीं गहने दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो जबरदस्ती उस चीज के लिए यहाँ भर रही, वो अपने सारे गहने उतार के उस आदमी को दे देगी, लेकिन उसको वहां पे डर है कि ये इंसान मुझे मार देगा, तो वो जबरदस्ती ये चीज कर रही है। तो कॉन्सेंट जो है वो कोएरेशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेस पे नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो किसी ने एक लड़के ने बोल दिया अपने पापा से कि आप मुझे स्कूटी दिलाओ, अगर आप मुझे स्कूटी नहीं दिलाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, पापा की इच्छा नहीं है लेकिन वो स्कूटी इसलिए दिला रहे क्योंकि उनको डर है कि मेरा बेटा खुदकुशी ना कर ले। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ऐसा समझो कि एक इंसान प्रॉपर्टी ए जो है, ए बी को, ए जो है वो क्या कर रहा है? ए बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। ए जो है वो बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है और ए को पता है कि इस खेत में पानी नहीं है, लेकिन वो बी से क्या बोल रहा है? वो बी से बोल रहा है नहीं नहीं इस खेत में बहुत पानी है, तुम्हारी फसल अच्छी उगेगी। तो ये क्या हो रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन, उससे फैक्ट छुपाए जा रहे हैं उस चीज के। ठीक है, सो बी तो कॉन्सेंट दे रहा है। अब बी ने बोला कि अब ए की जमीन है, ए ने मेरे से बोला है कि पानी वानी सब है और बी को तो जमीन खरीदनी है, तो बी ने हाँ बोल दिया है। तो ये एक तरीके से चालाकी से उसने कॉन्सेंट लिया। वो तो बाद में बी को पता चलेगा ना कि पानी नहीं है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा तैयार हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन। देन फ्रॉड। फ्रॉड मतलब कैसे कि कोई इंसान कुत्ता खरीद रहा है, ठीक है, किसी को कुत्ता खरीदना है तो मैंने उसको पागल कुत्ता बेच दिया, तो ये फ्रॉड हुआ ना। मतलब मैं उसको कुत्ता तो दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक इंसान आया कि मुझे डॉग परचेज करना है, मेरे यहाँ डॉग्स हैं बहुत सारे, तो मैंने उसे देख दिया कि ये वाला जो डॉग है ये पागल है थोड़ा, तो मैंने उसको बेच दिया। तो ये उसके साथ धोखाधड़ी हुई ना। ठीक है, उसने हाँ भर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गया, लेकिन बाद में तो उसके लिए क्या हुआ? बाद में तो उसके लिए तो एक धोखा जिप वाली चीज हो गई। देन क्या? मिस्टेक। मिस्टेक मतलब एक इंसान को मान लो हॉर्स खरीदना था, रेसिंग हॉर्स खरीदना था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने उनको नॉर्मल हॉर्स दे दिया। तो भले ये गलती से हुआ, लेकिन तो भी यहाँ पे एक रजामंदी तो उन्होंने उस हॉर्स के लिए दे ही दी ना। सो जो भी कॉन्सेंट है, ये कोएरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, इनके बेसिस पे नहीं लेना है। जो कॉन्सेंट है वो आपस में जो रजामंदी होती है दो लोगों की, पूरी अच्छे से रजामंदी हो फिर ही कॉन्सेंट लिया जाए। ठीक है, कोई भी जबरदस्ती और ये सारी चीजों पे बेस्ड नहीं होना चाहिए हमारा कॉन्सेंट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहां पे हम देखते हैं A threatened to kill B if he does not sell his house. A threatened to kill B if he does not sell his house to A. B out of fear signs the contract for selling the house to A. Here the consent of B is not free. B can later avoid the sale on the grounds of that it was compelled to agree the sale and the consent was not a free consent. These contracts become voidable for the person whose consent is not free. अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि A जो है, A को B टारगेट कर रहा है। B क्या टारगेट कर रहा है? B बोल रहा है कि भाई तू मुझे तेरा घर बेच। ठीक है, फोर्सफुली A जो है वो फोर्सफुली अपना क्या बेच रहा है? घर बेच रहा है। ठीक है, अपना हाउस सेल कर रहा है फोर्सफुली। किसको सेल कर रहा है? बी को। ठीक है, नहीं तो वो उसकी जान ले लेगा,
नहीं तो बी उसकी जान ले लेगा। ठीक है भैया, अब ए ने वो घर बी को दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन हो गए, लेकिन जब ये हो गया तो ए कहाँ पे जाएगा? जब ये सारी चीजें हो गई तो ए कोर्ट में जा सकता है। ए जाके कोर्ट में बोल सकता है कि देखो मेरे से बी ने जबरदस्ती की थी, मैं अपना घर नहीं बेचना चाह रहा था लेकिन फोर्सफुली मुझे हाँ भरना पड़ा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो भी मैंने बताया है, जिसमें कि इंसान का कॉन्सेंट उसकी मर्जी से नहीं लिया जाता है, उससे उसका कॉन्सेंट जबरदस्ती लिया जाता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे आपको दो टर्म समझनी है। कौन सी दो टर्म समझनी है? एक हो गई वॉइडेबल और दूसरी कौन सी हो गई? वॉइड। दूसरी हो गई वॉइड। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको यहां पे समझने की कोशिश करो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं, मान लो अभी जो मैंने आपको बताया कि ए ने जबरदस्ती अपना मतलब बी ने जबरदस्ती ए से घर ले लिया, ठीक है, और ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो ए के पास में ऑप्शन है, ए के पास में ऑप्शन है कि वो कोर्ट जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, और ए के पास में ये भी ऑप्शन है कि नहीं यार अब घर गया तो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो किसके मर्जी से होंगी? वो ए के मर्जी से होंगी। वो चाहे तो कोर्ट जा सकता है और चाहे तो चीजें एज इट इज रहने दे सकता है, एज इट इज रहने दे सकता है, वो सारी इच्छा ए के ऊपर होगी। सो ए चाहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। यहाँ पे जो सारी मर्जी है वो ए की है, ए चाहेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, वही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं कि लॉ की नजर में ये कैंसिल है, ए चाहे या नहीं चाहे लेकिन ये कैंसिल है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया। मान लो जो मैंने आपको हॉर्स का एग्जांपल दिया था कि उसको हॉर्स चाहिए था रेसिंग वाला, लेकिन उसे नॉर्मल हॉर्स मिल गया, ठीक है, तो वो इंसान जाके कोर्ट में जा सकता है और वो बोल सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन वही हम देखें कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ हो कि तुम तुम्हारी बेटी दे दो, तुम तुम्हारी 12 साल की बेटी की शादी करवा दो, 15 हम तुमको 15 लाख रुपए देंगे। सो ये बाय लॉ की नजर में ही वॉइड हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा लॉ की नजर में। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जहां पे पर्सन जाता है कोर्ट के पास में और कोर्ट से बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कीजिए। और वॉइड मतलब वो होता है कि जो अपने आप ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। सो ये आपको समझ में आया ये वाला इलस्ट्रेशन क्या है? एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइडेबल। यहाँ पे अगर कंसेंट अगर इंसान की मर्जी से नहीं लिया गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स को बाद में वो इंसान जाके कैंसिल करवा सकता है फॉर द पर्सन हुज कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। वो इंसान जाके इन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है जिनका की कॉन्सेंट उनकी इच्छा अनुसार नहीं लिया गया हो। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कॉल्ड एन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज अ कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिकली देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको बताता हूं, ये फ्यूचर डेट के लिए होते हैं। ठीक है, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान लो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मुझे डेल के लैपटॉप लेने थे। ठीक है, सो मैंने एक डीलर से बोला कि भाई मुझे डेल के 50 लैपटॉप चाहिए। तो डीलर ने बोला कि ठीक है, अभी यूएसए से शिप आएगा, यहाँ पे इंडिया में आएगा, तो अगर वो शिप सेफली आ जाता है तो मैं तुम्हें अपने ये जो डेल के जो लैपटॉप्स हैं ये मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर नहीं आया तो नहीं दूंगा मैं। अब सब कुछ वो शिप के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है रास्ते में चोरी हो जाए, हो सकता है रास्ते में डूब जाए, तो ये फ्यूचर हैपनिंग पे है। ठीक है, ये कंडीशन पे है कि अगर शिप आ गया इस डेट को तो मैं तुम्हें आगे लैपटॉप्स दे दूंगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फ्यूचर डेट, वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कंडीशन पे होते हैं कि इस डेट पे शिप आ गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं आया तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इनको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Contingent contract can be enforced until the uncertain future events happen. If the uncertain future event becomes impossible, contingent contracts become void. अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि contingent contract cannot be enforced
until the uncertain future event happens। इसको अगर समझना है तो सबसे अच्छा आप इलिस्ट्रेशन को समझ लीजिए। ये इलिस्ट्रेशन से आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन में क्या बोला गया है, ए एग्रीज टू सेल हिज फार्म लैंड टू बी इफ ही विंस द केस इन्वॉल्विंग द फार्म लैंड। This is a case of contingent contract because the performance of contract is based on the happening of an uncertain event. The uncertain future event is winning the case। अब यहां पे देखो, A जो है ये A अग्री कर देता है B को कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें मेरा फार्मलैंड बेच दूंगा, ये जो फार्मलैंड है ये बेच दूंगा। ये कब बेचूंगा, जब इस फार्मलैंड का केस मैं जीत जाऊंगा, जब ए इस फार्मलैंड का केस जीत जाएगा। हुआ ये है, ऐसे समझो कि ए और एक्स के बीच में, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, ए और एक्स के बीच में यहां पे केस चल रहा है कोर्ट में कि ये फार्मलैंड किसका है। तो ए ने बोला है कि अगर मैं केस जीतता हूं तो मैं बी को ये फार्मलैंड बेच दूंगा। तो ये फ्यूचर इवेंट पे बेच है ना, मान लो ए केस हार गया तो वो बी को नहीं बेचेगा। सो यहां पे जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होते हैं और फ्यूचर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया। हो सकता है ए केस हार जाए तो फिर वो बी के पास में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो फिर वो बी को नहीं बेच पाएगा। ठीक है, सो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे किया है इन्हें कि अगर मैं जीता तो मैं बेचूंगा, नहीं जीता केस तो कोई बात ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको वो डेल वाला एग्जांपल बताया था। ठीक है, सो ये आपको यहां पे समझ में आ गया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब यहां पे आपको एक चीज समझना है, वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझना है। वेजर एक तरीके से शर्त होती है, जो हम लोग ये जो सट्टा लगाने वाली जो चीज होती है ना, वो होती है कि अगर ये टीम मैच जीत गई तो मैं इतने रुपए दूंगा। ये जो चीजें हैं ये इनवैलिड है इंडिया में। ठीक है, यहां पे दोनों पार्टी है, मान लो मैंने लगाया कि आज के मैच में अगर इंडिया जीती तो मैं दूंगा 5,000 रुपए, और सामने वाले इंसान ने बोला कि आज के टीम में अगर इंग्लैंड जीत गया तो मैं दूंगा 10,000 रुपए। तो अब हम दोनों ने हम जो शर्त लगाते हैं वो दोनों तरफ से शर्त लगती है ना, कि अगर मेरी वाली पार्टी जीती तो मैं 5,000 दूंगा, तेरी वाली जीती तो तू 5,000 देगा। तो जो शर्त जो हम लगाते हैं, जो सट्टा जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो दोनों तरफ से लगता है ना। कोई एक इंसान तो नहीं लगा सकता कि मैं अकेला ही बोलूं कि आज की टीम अगर इंडिया जीत गई है, अगर आज की टीम इंडिया जीत जाएगी तो मैं 100 रुपए तुमको दूंगा, और सामने वाला इंसान कोई रुपए कुछ बोली ही ना लगा। जो वेजर जो होता है उसमें दोनों पार्टी बोली लगाती है, और ये काइंड ऑफ शर्त है। आप समझ गए हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वो उसमें अंतर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर है, नहीं तो आप समझो कि ये जो हम जो शर्त लगाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जी नहीं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो हम शर्त लगाते हैं। जो शर्त वगैरह जो हम लगाते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, उसे हम वेजर कहते हैं। ठीक है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है। तो क्या है उसे सबसे पहले बात करते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में उसे समझते हैं। वेजर इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। वेजर क्या है मैंने आपको बता दिया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, ये वैलिड है। इन वेजर देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब यहां पे बताया है कि यहां पे एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे होता है वेजर में? वेजर में रेसिप्रोकल प्रॉमिस यही है, वही मैं क्रिकेट वाला एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आज इंडिया क्रिकेट मैच जीतेगा तो मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा, और सामने वाले इंसान ने बोला कि भाई अगर आज इंग्लैंड क्रिकेट मैच जीतेगा या आज इंडिया क्रिकेट मैच हार जाएगा तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो ये रेसिप्रोकल हुआ ना, मैंने कुछ बोली लगाई, सामने वाले ने भी कुछ बोली लगाई। लेकिन क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है? जी नहीं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये हो रहा है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बोला है, बी ने ए से बोला है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेल के लैपटॉप चाहिए, मुझे डेल के लैपटॉप चाहिए। तो ए ने बोला है कि हाँ भाई मैं तुझे लैपटॉप दे दूंगा अगर यूएसए से शिप आ जाती है बाय 1 जून, अगर यूएसए से शिप आ जाती है तो मैं तुझे लैपटॉप दे दूंगा। तो यहाँ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं हुआ ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ पे बस ये है कि बी को लैपटॉप चाहिए ए से, तो ए ने ये बोला है कि शिप आएगी तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। बाकी शर्त में क्या होता है? शर्त में होता है कि ए कुछ रुपए की बोली लगा रहा है, बी भी कुछ रुपए की बोली लगा रहा है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है और यहाँ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस ये है कि
जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती है। थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व होती है? सपोज बी ने ए से बोला कि मुझे डेल के लैपटॉप चाहिए, ए ने बोला कि भाई मैं तुझे अगर 1 जून से पहले पहले आ गई शिप तो मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे डेल के लैपटॉप दे दूंगा। अब बी को हो सकता है ये डेल के लैपटॉप अलग अलग पीछे और शॉपकीपर्स और रिटेलर्स के पास में देने हो, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, ए बी, और हो सकता है बी को आगे और माल सप्लाई करना हो, तो यहाँ पे आगे की पार्टीज भी इन्वॉल्व है। लेकिन वेजर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। हम जो देखते हैं जो सट्टा लगता है वो 2 लोगों के बीच में लगता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे एक और इंसान और पीछे होगा, वेजर में 2 लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। थर्ड पार्टीज डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन वेजर एंड थर्ड पार्टीज मे हैव इंटरेस्ट इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वेजर इज अ कंटिंजेंट इन नेचर, वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो वेजर है वो कंटिंजेंट इन नेचर है, जो वेजर है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में मान लो शर्त लगी है, ए और बी के बीच में शर्त लगी है, ए और बी के बीच में क्या शर्त लगी है? इंडिया के मैच को लेके, इंडिया के मैच को लेके। तो ये कंटिंजेंट है ना, वेजर जो है वो कंटिंजेंट इन नेचर है। अगर इंडिया मैच जीतेगा, मतलब कंटिंजेंट मतलब जीतेगा, फ्यूचर प्रिडिक्ट अनप्रिडिक्टेबल है, जीतेगा तो मैं बी को रुपए दूंगा, और अगर हार गया इंडिया तो बी ए को रुपए देगा। सो जो वेजर होते हैं वो कंटिंजेंट इन नेचर होते हैं, वो फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नेवर वेजरिंग। दूसरा स्टेटमेंट ये था दैट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नेवर वेजरिंग। वो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यहां पे कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। अगर शिप आई तो ए बी को क्या कर देगा? ए बी को डेल के लैपटॉप दे देगा, नहीं आई तो नहीं देगा। ठीक है, ये वेजरिंग नहीं है कि नहीं आई तो भी बी ए को रुपए देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जो वेजर होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। वेजर को इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इन वेजर देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, एक हाथ से दो तो एक हाथ से लो, दोनों के बीच में प्रॉमिस है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है। वेजर में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती है, 2 लोगों के बीच में सट्टा लगता है, 2 लोगों के बीच में शर्त वगैरह लगती है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती है। उसका एग्जांपल मैंने आपको डेल वाला समझाई दिया। वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर, वेजर जो है वो कंटिंजेंट इन नेचर होता है, फ्यूचर पे प्रिडिक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग, यहाँ पे कोई सट्टा नहीं लगा होता है, यहाँ पे कोई शर्त नहीं लगी होती है। यहाँ पे माल आया तो हम तुम्हें रुपए दे देंगे, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं भाई। ठीक है, सो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई नो ये थोड़े से ट्रिकी वीडियोस हैं, लेकिन हमें समझना होगा। देखो हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे कुछ चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होते। सो आप ये समझिए कि ये लीगल स्टडीज़ के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप इनको शांति से पढ़ेंगे, थोड़ा सा गहराई लेके पढ़ेंगे और एक दो बार वीडियोज़ को देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो आपको पेशेंटली चीज़ें करनी है, वह जल्दी जल्दी में नहीं जाना है कि एक बार में नहीं आया तो मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो आपको बार बार चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मतलब आपको एक बार नहीं आया तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, एक बार बुक में से पढ़ो। अगर आपने एक बार में सोचा कि एक बार में हो जाए तो देखो वो इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि हमें उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है लॉज वगैरह, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक समरी भी कर लेंगे, ताकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक समरी, साथ ही साथ क्या करेंगे, साथ ही साथ हम जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी।
आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप पे। नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में देखेंगे तो यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा लर्निंग में कुछ इट्स ऑल लीगल सीरीज करके है, जहां से आप अपने लीगल नॉलेज को और इन्हांस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए है इट्स ऑल लीगल सीरीज, तो आप एक बार इट्स ऑल लीगल सीरीज पे भी विजिट कीजिए। और सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 12 पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे तो क्लास 12 लीगल स्टडीज के यहाँ पे जो वीडियोस होंगे ये चैप्टर वाइज फॉर्मेट में होंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, सभी क्लासेस के सब्जेक्ट्स इसी तरीके से अरेंज्ड हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज्ड आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे। सो अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपको जहां से पढ़ना है आप वहां से पढ़िए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग्स में बताइए, भाई बहनों को बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद।